बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा गुजरेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें कि अच्छा दिन गुजरने के साथ साथ कुछ लोग होते हैं कि उनकी आदत होती है मजाक करने की, एक दूसरे को छेड़छाड़ करने की, लेकिन मजाक जो है हमसा एक हद तक करना चाहिए, यानी कि दूसरा भी उसको मजाक ही फील करे, ना कि आप उसको तज़हीक उसकी हो रही हो। बिल्कुल ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। दुरुस्त बात है। मजाक में और तज़हीक में, तजलील में जो है ना, एक बारीक सी लाइन होती है। उस जो बारीक सी लाइन है उसको समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि हम मजाक कर रहे हो लेकिन अगला उसको अपनी इंसल्ट समझ रहा हो, अपनी तौहीन समझ रहा हो, उसको बुरा लग रहा हो, और वो महफिल के अंदर सिर्फ इस वजह से बैठा हो कि बाकी लोग भी बैठे हैं तो मैं मजबूरन यहाँ पर बैठा हूँ, और आप उससे मजाक करते चले जा रहे हैं और वो शर्मिंदा होता चला जा रहा है। तो ये मजाक नहीं है, ये तज़हीक है, या आप उसकी तज़लील और वैसे अगर इस तरह से किसी की आप तज़हीक करें तो वो वैसे भी गुनाह है। अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। दिल आज़ारी जिसकी आप करते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो जो है वो दुखी हो जाता है, और दुखी इंसान कुछ भी कह सकता है आपको भी, आप ये सब बदजुबानी से भी पेश आ सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो उसके दिल से कोई आह निकल सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर हम दोस्तों में इकरा देखते हैं, हम ये देखते हैं कि दोस्त आपस में मजाक कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो बड़ी वोकल होते हैं, वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अगर हम ये कहें कि जुगत बहुत अच्छी करवाते हैं एक दूसरे पर, और कुछ होते हैं जो बेचारे नहीं ऐसे होते और वो उतनी अच्छी गुफ्तगू नहीं कर पाते हैं। तो वो जो है लोगों सारा ग्रुप जो है वो एक शख्स को टारगेट कर लेता है और उसी के साथ ये मामला करता चला जाता है, वो बेचारा कुछ नहीं कह पा रहा। इससे उसकी शख्सियत पे भी बड़ा असर पड़ता है। इस तरह के मतलब अगर महफिल में बैठ के दोस्तों की एक बंदे को आप हिट कर ही जा रहे हैं, उसी को टारगेट किए जा रहे हैं, तो इससे ना सिर्फ आप उसकी इंसल्ट करें, उसकी तज़हीक करें, बल्कि यह है कि उसके फ्यूचर में इस वजह से मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो कहीं किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाता है या इस लेवल पे पहुंच जाए, वहाँ पर लोग उसे उसी वाली चीज़ का ताना दे, तो वो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस भी बनेगा और उसकी शख्सियत पर बुरा असर डालेगा। ऐसे ना रिश्तों में दूरी भी पैदा हो जाती है, ताल्लुकात में दूरी भी पैदा हो जाती है। लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि यार इस शख्स के पास तो नहीं जाना, ये बदजुबानी करता है, या फिर ये बेहद जो है तजलील कर रहा होता है, जो आपके नज़दीक मजाक होता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, आप भी उतना मजाक करें जितना मजाक आपसे अगर किया जाए तो आप बर्दाश्त कर सकते हो। और दूसरा ये कि हो सकता है कि आपका बर्दाश्त का लेवल थोड़ा ज्यादा हो, दूसरे का बर्दाश्त का लेवल थोड़ा कम हो, तो उसको उसके लेवल पर जाके डील करना चाहिए। कि जैसे सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मजाक किया जाता है, एक दूसरे के साथ तंज किए जाते हैं, तंग किया जाता है लोगों को। उस चीज़ से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आजकल ज़्यादा आम हो गई हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा लोगों को मजाक के थ्रू जो है ना वो उसकी तज़हीक की जा रही है। कोई ऐसी चीज़ कर दी जाती है इकरा कि वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, आप कुछ ऐसे मीम्स शुरू कर देते हैं, किसी के बारे में भी कर रहे हैं, आप किसी दोस्त के खिलाफ कर सकते हैं, उसके बारे में कर सकते हैं, या फिर आप किसी सेलिब्रिटी के हवाले से कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी शख्सियत के बारे में करते हैं, तो उससे भी बुरे असरात उस शख्स पे मुरतब हो रहे होते हैं। वो ना आपको समझा पा रहा होता है और ना ही उसके पास इसका कोई सोल्यूशन मौजूद होता है। तो सोल्यूशन हमारे अपने हाथ में मौजूद है कि मजाक करते वक्त इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रहे कि अगला कहीं बुरा तो नहीं मना रहा है। अगला अगर बुरा मना रहा है तो प्लीज़ वो मजाक नहीं है, वो उसकी तौहीन है, तो ऐसा मत कीजिए। हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। इसके खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने एक और बड़ी कामयाबी अब हासिल की है, जो कि अच्छी बात है। पाकिस्तानी माहिरीन ने पाकवैक कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप भी कामयाबी से तैयार की है। यकीनन ये एक अच्छी खबर है जो कि आपके साथ शेयर करें, जबकि वैक्सीन की दूसरी खेप ड्रैप की इजाज़त के बाद ही इस्तेमाल हो सकेगी। वैक्सीन की खेप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी माहिरीन ने तैयार की है, और ज़राए वज़ारत सेहत का ये भी कहना है कि पाकवैक वैक्सीन आइंदा चंद रोज़ में इस्तेमाल के लिए दस्तयाब भी होगी। और साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 20 लाख डोजेज़ भी पाकिस्तान अब पहुंच चुकी हैं। और NCOC ये बता रहे कि वैक्सीन मुल्क भर के वैक्सीनेशन मराकज़ में पहुंचाई जाएंगी। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सेहत सहूलत मोबाइल ऐप का इजरा भी कर दिया। और इस मौका पर उन्होंने खिताब किया, और खिताब में उन्होंने कहा कि सेहत का शोबा जो है वो हुकूमत की अवलीन तरजीह है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम जारी हैं, जबकि सेहत सहूलत प्रोग्राम का दायरा कार जो है वो मुल्क भर में फैला दिया गया। अच्छा, 90 अजला में जो है सेहत सहूलत प्रोग्राम कामयाबी से जारी है, और मुल्क में कोरोना केसेस में कमी हम देख रहे हैं, लेकिन कराची में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13.81% रिकॉर्ड की गई है, यानी कि तकरीबन 14% रिकॉर्ड की गई है। हम कराची की बात करें और मुल्क भर की बात करें तो मजमूई तौर पर
3-7% जो है NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह रही है। लेकिन कराची में ये जो शरह है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और हमने देखा था हद तक बढ़ रही है। ये SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा इस हवाले से। वहाँ पर हमने वो देखा था ना, आप देखेंगे इतवार वाले दिन क्या हुआ था, किस तरीके से लोग साहिल समुंदर का रुख कर रहे थे। तो ये मामलात हैं कि उधर केसेस बढ़ रहे हैं, हमें इस पर सोचना भी चाहिए। बात करेंगे जो पूरी सूरत हाल है करोबी और जो इजरा किया गया है ऐप का, उस हवाले से भी चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो कोरोना की बात कर लेते हैं। पंजाब का आप हमें ये बता दीजिएगा कि अब इतना प्रेशर तो नहीं है और साथ अब डेंगू की भी कुछ खबरें सामने आ रही थी, तो किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है दोनों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है जी कि पंजाब में तो इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 2 से भी काफ़ी 1.45 तक आ गया है और हमारे पास लाहौर में इस वक्त टोटल 245 पेशेंट्स हैं। एक वक्त था यहाँ पर 340 पेशेंट्स थे, तो अब अल्लाह का शुक्र है 245 हैं, जिनमें 60% जो है पॉजिटिव हैं, बाकी सस्पेक्टेड हैं। और जो ऑक्यूपेंसी रेट है जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स का वो 11% है और जो ICU जो वेंटिलेटर बेड्स का ऑक्यूपेंसी रेट है वो तकरीबन 19% से 20% तक रहता है। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात की जा रही है पाक वैक की कि पाक वैक की दूसरी खेप भी तैयार कर ली गई है, तो पाक वैक कोरोना वायरस के खिलाफ कितनी मौसर है और इस वक्त इसका रिस्पॉन्स जो है वो कैसा आ रहा है? देखें इसकी एफिकेसी जितना साइनोफार्म और साइनोवैक के 65% और 70% है, इसकी भी एफिकेसी उतनी ही है, लेकिन बड़ी सेफ ये वैक्सीन है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा सेहत सहूलत ऐप का इजरा कर दिया गया है, इसके ज़रिए हुकूमत कैसे आवाम को बेहतर सेहत सहूलियात मुहैया कर सकेगी? इससे बेसिकली जो पेशेंट ये खुसूसन उन लोगों के लिए हैं जो खुद चल के बेसिकली नहीं जा सकते किसी सेंटर में, वो घर बैठ के ही अपने सेहत के मतलब कोई मालूमात लेना चाहते हैं, कोई इलाज लेना चाहते हैं, वो सिर्फ ऐप पर इस्तेमाल करेंगे और उनको जो रिक्वायर्ड जो उनको घर तक पहुंचाई जा सकती है वहाँ पर पहुंचा देंगे। और इसके अलावा जहाँ पर अगर उनको किसी रेफरल की ज़रूरत है तो वो उनकी सहूलत के लिए है, ताकि उनको किसी इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हेल्थ कार्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रोग्राम हेल्थ कार्ड हुकूमत की जानिब से इजरा किया गया है वो कामयाब है, आप क्या समझते हैं, ये कामयाब है या पहले वाला निज़ाम कामयाब था जिसमें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता था? देखिए सरकारी अस्पताल तो अभी भी मौजूद हैं वहाँ पर, अभी भी देखें सरकारी अस्पतालों में जितना बल्क ऑफ पेशेंट आउटडोर में आता है, जितना ऑपरेशन थिएटर में आता है, वो अभी भी उसी तरह है। ये तो लोगों की सहूलत के लिए है कि अगर वो कहीं वो सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहते, प्राइवेट जाना चाहते हैं किसी जगह, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि अपना वो इलाज के पैसों की वजह से ना करा सकें, तो उनकी सहूलत के लिए हुकूमत ने कार्ड दे दिया 7,20,000 उसकी अमाउंट एक फैमिली के लिए, जाके मर्जी से करा लें। बाकी सरकारी अस्पताल अभी भी उसी तरह लोगों के लिए अवेलेबल है जिस तरह पहले थे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गई थी, बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, अभी भी एस्ट्राजेनेका की बात की जाए तो वो अवेलेबल नहीं है। लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर के ममालिक में जाना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त सिचुएशन क्या है? हमने देखा कि 4-5 रोज़ से तो बड़े मसाइल चल रहे थे, मौजूदा सिचुएशन क्या है? देखिए एस्ट्राजेनेका के मतलब हमें मज़ीद 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, वो जब आएगा तो वो उन लोगों के लिए हमें रखनी पड़ेगी जिन्होंने बाय स्टूडेंट ने या जो लोग बाय ट्रैवल जो जॉब करते हैं, उनके लिए ये प्रायोरिटाइज करके तो उनको लगाई जाएगी। बाकी एक दूसरी फाइजर की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, वो सिर्फ हमने इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट हैं, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनकी लो इम्यूनिटी है, सर्टिफाइड है, तो उनके लिए एलोकेट मुख्तस कर दी गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं वैक्सीन की बात करें, किल्लत भी महसूस हो रही है और जिस तरह से ये वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि से क्योंकि जारी इतनी ज़्यादा तेज़ी से जारी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं 4th लेयर से निपटने के लिए इस अमल जिस तरह से हम गुजर रहे हैं, क्या हम काबू पा सकेंगे अगर 4th वेव का खदशा हो? देखें सिर्फ पंजाब में 661 सेंटर्स बन गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, सिर्फ ताकि लोगों को सहूलत हो, उनको दूर दूर ट्रैवल ना करना पड़े, उनके घर के जो नज़दीक
DH2 TH बल्कि उससे लोअर लेवल पर भी कई जगह पहुंचा दी गई है। अब लोगों पर डिपेंड करता है कि वो जल्द अज जल्द जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। साइनोफार्म साइनोवैक अवेलेबल है वहाँ पर, और लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब तक पाकिस्तान के 70 से 75% लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे उस वक्त तक हमारा मामूलात ज़िंदगी वापस नहीं आ सकेगा। उस वक्त तक ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी, कभी लॉकडाउन होगा, कभी स्कूल बंद होंगे, कभी यूनिवर्सिटियाँ बंद होंगी, कभी कारोबार बंद होगा। तो इन सब चीज़ों से आज़ाद होने के लिए अपने मुल्क को और अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन कराएं, ताकि जल्द से जल्द हम इस पर वहाँ पर काबू पा सकें और अपने मामूलात ज़िंदगी की तरफ वापस जा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं फोर्थ वेव से निपटने के लिए, तो गवर्नमेंट को अपने एंड पे क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से क्या तजावीज़ होंगी कि आवाम को भी उन पर अमल करना है और इस वेव से निपटने के लिए अपने आप को और दूसरे लोगों को बचाव करना है उनका भी? देखिए, जब तक वैक्सीनेशन 70 से 75% तक नहीं हो जाती उस वक्त तक SOP पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हमने SOP पर अमल करना छोड़ दिया ये समझ के कि ये थर्ड वेव ख़त्म हो रही है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा ऑन आवर पार्ट। इसलिए ज़हन से ये निकाल दें कि कोविड ख़त्म हो चुका है, इस वक्त थर्ड वेव कम हुई है। हमारे पास फोर्थ वेव का उतना ही खतरा है अगर हमने SOP पर अमल ना किया और अगर अपने आप को वैक्सीनेट ना कराया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हमें बताइएगा कि चौथी लहर का तो चलें अभी खदशा है, अभी अगर आती है खुदा न खास्ता तो हम उससे निपटने के लिए तो चलें कोशिश कर भी रहे हैं। आप कह रहे थे कि अब वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन लोग वापस जा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जा रहे हैं। अगर वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है तो हमें वैक्सीन की दूसरी डोज का दौरानिया क्यों बढ़ाना पड़ा है? नहीं, वैक्सीन तो देखें, जो 1-2 दिन वैक्सीन कम हुई थी बेसिकली वो एस्ट्राजेनेका कम हुई थी। बाकी जो वैक्सीन, जो चाइनीज़ वैक्सीन जो हम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को लग रही है वो अक्सर सेंटर्स पर मौजूद थी, यानी कि वो ख़त्म हो गई थी। कम ज़रूर थी लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। तो वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज का दौरानिया किसी ने नहीं बढ़ाया, वो उतना ही है, 21 दिन ही है। 18 से 21 दिन तक आप आके लगवा सकती हैं। सर क्लियर कर दीजिएगा, ये आ रहा था कि 3 हफ्तों से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया गया है, ये फैसला किया गया है? मैं शायद इस फैसले की मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मैं कंफर्म करके आपको अगले प्रोग्राम में बता सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर असद असलम साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। अच्छा, जो इकरा तुम बात कर रही थी कि हमें खदशा तो रहेगा, जिस तरह से माहिरीन भी कह रहे हैं कि चौथी लहर आ सकती है, तो उसके लिए हमें कम से कम तैयार रहना है। हम ये देख रहे हैं कि लोग इस वक्त SOPs पर उस तरह से अमल नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमजा हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, अगर बात की जाए इंडिया की, तो वहाँ पर तो फोर्थ जिस तरह से डेल्टा बेस उस तरह कह रहे हैं वो ख़तरा भी बढ़ रहा है, तो हमें उससे भी निपटना है और अपने बॉर्डर जो है उनको भी सिक्योर करना है। और SOPs की हमें खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं करनी, SOPs का हमें ख्याल हर वक्त रखना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम SOPs का ख्याल रख रहे हों। और हाँ, शॉर्टेज हुई थी और किल्लत थी, जहाँ पे लोग जा रहे थे तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। साइनोवैक की जिस तरह से 20 लाख डोजेज़ मज़ीद आ गई हैं, गुज़श्ता रोज़ पहुँची हैं। साइनोवैक भी मौजूद है, साइनोफार्म भी मौजूद है, तो साइनोवैक की डोजेज़ मज़ीद आई हैं, तो आप वैक्सीनेट ख़ुद को करवा सकते हैं। जो दौरानिया बढ़ा दिया गया है सेकेंड डोज़ का, उस हवाले से डॉक्टर असद असलम साहब कह रहे थे कि शायद उनके इल्म में नहीं है, लेकिन ऐसा हो चुका है। और वो दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया है कि जो दरमियान में गैप होगा वो 3 हफ्ते से 6 हफ्ते पर ले गए हैं साइनोफार्म का। तो हम लोगों को अभी भी एहतियात बरतनी और अपने आप को वैक्सीनेट लाजमी करवाएं, क्योंकि हम लोग बार बार प्रोग्राम में इसका कहने का मकसद यही है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे तो ही हम इस वायरस से जो है हम बच सकते हैं, वरना तो इसका कोई दूसरा हल नजर नहीं आता है। इकरा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो है ना, आपको हम ये बताते हैं कि क्रिकेट से, क्योंकि हम सारों का जो है ताल्लुक बहुत गहरा है और बाबर आजम को हम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और हम सब बहुत ज़्यादा हमें पसंद है बाबर आजम। तो बाबर आजम एक तवील अरसे तक हमने देखा कि तीनों फॉर्मेट्स जो हैं, ODI भी है और T20 भी है और टेस्ट भी है, तीनों में टॉप 10 बैट्समैन की फहरिस्त में शामिल थे। लेकिन कल जो नई रेटिंग्स आई हैं, रैंकिंग्स आई हैं, उसमें बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से
निकल गए हैं, वो 11वें नंबर पर आ गए हैं। अफसोस की बात है ये कि हम टॉप 10 में, और पर अगर बॉलर्स में देखा जाए तब भी बॉलर्स में भी पाकिस्तानी कोई बॉलर शामिल जो नंबर 10 जो फहरिस्त उसमें आई है ना, नंबर 10 में से कोई भी पाकिस्तानी बॉलर नहीं मौजूद है इस पे। और ऐसा ही है, आप देखें जी क्विंटन डिकॉक जो साउथ अफ्रीका के हैं वो 10वें नंबर पर आए हैं, जिसकी वजह से 11वें नंबर पर चले गए हैं बाबर आजम। और हम यही देख रहे हैं इकरा कि पहले सिर्फ विराट कोहली थे और बाबर आजम थे जो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 10 के अंदर शामिल थे, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल बदल गया। अब सिर्फ विराट कोहली ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 10 में शामिल है, लेकिन ओडीआई में बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद हैं, T20 में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। ज़रा जिम्बाब्वे का टूर जो है अच्छा नहीं रहा था बाबर आजम के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा तनाजुली हो गई थी। तो अब बाबर आजम से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम T20 जो वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे, पाकिस्तान के कप्तान हैं तो उधर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। आगे इंग्लैंड की भी और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है तो वहाँ पर भी जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। फिर वापस आने के चांसेस बन जाएंगे। टेस्ट मैच के बाद जो है जब टेस्ट खेलेंगे, अभी तो T20 और ODIs हम खेलने के लिए जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बाबर आजम जो है वो किस तरह से वापसी करेंगे। तो अब हमारी तनज़ुली हुई है टॉप 10 में जो है पाकिस्तानी कोई भी टेस्ट में बैट्समैन अब नहीं है, बॉलर तो पहले ही नहीं, बॉलर पहले ही नहीं थे, बैट्समैन जो एक था वो भी 11वें नंबर पर आ गया, 11वें नंबर पर आ गया। चले जी, कोई नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और इस उम्मीद के साथ कि बाबर आजम जो है हमको मज़ीद बेहतर करते चले जाएंगे। कल लाहौर में एक सानहा पेश आया, धमाका हुआ जौहर टाउन में और बड़ी अफसोसनाक खबर थी, जिसके बाद जो है खौफ व हिरास फैल गया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं, जबकि 20 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और ज़ख्मी में बताया जा रहा है कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक है, जबकि धमाके से इमारतों के शीशे टूट गए, घरों को भी नुकसान पहुंचा। हमने देखा कि कई गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और रिक्शे भी तबाह हो गए, जबकि धमाके की जगह की अगर बात की जाए तो 3 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड़ा भी पड़ गया है। अच्छा, एक गाड़ी के पुर्जे जो हैं वो उड़कर सड़क की दूसरी जानिब शोरूम में जा गिरे। मतलब आप देख सकते हैं कि जो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था उसकी मिकदार कितनी ज़्यादा थी कि वो इतना सख्त था, और लोग जिस तरीके से घरों के शीशे टूट गए, घरों को, इमारतों को नुकसान पहुंचा, कीमती जानें जो हैं वो इसके अंदर गईं। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 15 से 20 किलो जो है धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, जबकि मकामी लोगों का कहना है कि एक मोटरसाइकिल ने 3 बार चक्कर भी लगाया। यानी शायद एक खातून थी जिन्होंने कहा कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस था, और ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन हमजा ने देखा कि गाड़ी का कहा जा रहा है कि गाड़ी में मवाद मौजूद था, क्योंकि गाड़ी का उन्होंने कहा जा रहा है कि इसमें जो टाइम डिवाइस बॉम्ब जो है ना, डिवाइस के थ्रू ये किया गया है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि लोगों में खौफ व हिरास वहाँ फैल गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया था। बिल्कुल, यहाँ पर लोग जो है गुंजान आबाद के इलाके, अगर आप लाहौर को समझते हैं, लाहौर में मूव करते हैं तो आपको पता है कि गुंजान आबाद ये एक इलाका है और यहाँ पर ऐसा वाक़या पेश आना, उसके बाद अब सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद सख्त कर दी गई है। लाहौर के दाखिली और ख़ारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी ख़ास तौर पर सख्त कर दी गई है। स्नैप चेकिंग जो है वो भी इस वक्त जारी है। इसी सारे सूरत हाल पर बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मियाँ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ नवीद, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर, और दूसरा ये कि अस्पतालों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, वहाँ पर मरीजों की क्या हालत है? जी बिल्कुल, कल ये दोपहर तकरीबन 11 बजे ये वाक़या जो है BOR सोसाइटी है, जो जौहर टाउन का एक मसरूफ़ इलाका है, यहाँ पे ये जो सोसाइटी है, और जो आइनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक 2-3 स्टेटमेंटें जो है वो अब तक सामने आई हैं। जब जो वाक़या है, जहाँ पे वाक़या हुआ वहाँ पे एक काली गाड़ी मशकूक जो है, जिसकी CCTV फुटेज 92 TV ने अपने नाजरीन को भी दिखाई, उस गाड़ी को एक मशकूक शख्स जो है वो कभी कहीं पार्क कर रहा था, कभी कहीं और पार्क कर रहा था। उसके बाद जो बारूदी गाड़ी जो जिसमें धमाका हुआ वो एक कल्टस एक वैगनर गाड़ी भी बताई जा रही है, जो एक घर के अंदर पार्क थी, और वो गाड़ी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जो एक खातून है जिसने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा, उसका ये कहना था यहाँ पे एक मशकूक मोटर बाइक खड़ी थी जिस पर एक शख्स उतरा और वो वहाँ से फौरी कहीं गायब हो गया। मैंने वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी को इतला भी दी कि ये एक मशकूक बाइक खड़ी है, खुदारा इसको चेक करें, खुदा ना खास्ता इस बाइक में कोई ऐसा जो है वाक़या रूनमान हो। बाद में उस खातून की जो वीडियो है, उस कार्टून का जो वीडियो पैगाम है वो भी हमने अपने TV पे दिखाया, लोगों को चलाया। इस वाक़े में तकरीबन 24 के करीब लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हुए, जिसमें से 3 की अब तक हलाकत हो चुकी है, 4 जो है वेंटिलेटर पे हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक हालत में। कल रात गए तक CM पंजाब ने वहाँ पे विजिट किया और अयादत की जो लोग जख्मी थे। जी ठीक है, ये भी बताइएगा, थ्रेट्स की बात हो रही थी, जब IG पंजाब से बात की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें थ्रेट्स नहीं होते हैं, हमें थ्रेट्स होते हैं और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे होते हैं। मजीद जो थ्रेट्स की बात हो रही थी उसके लिए अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल जी, पहले तो लाहौर में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे जो पिछले 3-4 माह से बंद कर दिए गए थे, और जैसे ही आईजी ने रात को बताया कि थ्रेट है, तमाम डिविजनल एसपीज जो हैं अपने अपने इलाके में जो है सर्च एंड स्वीप के ऑपरेशन जो है उन्होंने जारी कर दिए हैं। और जो सीटीडी है उसने उसकी मुद्दत में कल ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और सीटीडी ने लाहौर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कार्रवाई की है, और काफ़ी तकरीबन 20 के करीब मशकूक अफराद जो हैं उनको हिरासत में लिया है, जिनसे तफ्तीश का अमल जारी है। लाहौर में भी मुख्तलिफ जगह पे छापे मारे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया है। सीटीडी अपना काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से कोई हतमी जो है वो फैसला नहीं किया गया। आया ये जो धमाका है मोटर बाइक में हुआ या किसी गाड़ी में हुआ, तमाम शवायद जो है इकट्ठे कर लिए गए हैं। तमाम जो है फोरेंसिक की टीमें और इंटेलिजेंस इदारे जितने भी हैं उन्होंने शवायद इकट्ठे करके तमाम को जो है उनको कलम बंद कर लिया है, और आगे इसका तफ्तीश का अमल जारी है। जहाँ अगर हम बात करें जायबकुआ की, जायबकुआ इस वक्त पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पे किसी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो यहाँ के रिहायशी हैं उनका ये मुतालबा है कि हमारे कंप्लीट घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। कुछ लोगों के घरों की शीशे टूट चुके हैं, कुछ लोगों के घर का फर्नीचर का सामान तक जो है वो तबाह हुआ, और घरों की दीवारें तक गिर गई हैं। उनके भी मुतालबात हैं हुकूमत पंजाब से कि हमारे जो घर हैं खुदारा वो घर जो है मुरम्मत कराए जाएँ और हमारी दादरसी की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान को आप आगाह करें। इस वक्त 4 जो हैं ज़ख्मी हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, और 3 अफराद जो हैं इस बम धमाके में शहीद हो चुके हैं, और बाकी जो दीगर ज़ख्मी हैं वो भी अस्पताल में हैं। लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है, और इस तरह का वाक़या पेश आ जाना जो है यकीनी तौर पर बहुत ही अफसोसनाक भी है। और ऐसे गुंजानाबाद इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों के घर मौजूद हैं, वहाँ पर ये धमाका हुआ है, तो सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठता है यहाँ पर। लेकिन जो लोगों के घरों की हमने हालत दिखाई अपने व्यूअर्स को भी, घरों के शीशे टूट गए, और ऊपर से जो जिस तरह से उन्होंने देखा कि काफ़ी नुकसान हुआ है घरों को, और लोग जो हैं वो अब ये भी कर रहे हैं कि इसका अजाला किया जाए जो कि हमारा नुकसान हुआ है। तो इस तरह के वाक़यात में तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको अजाला करना बनता है लोगों का, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं वालिदैन के आपस के झगड़े की, जिसकी वजह से मासूम बच्चों की ज़िंदगियां हमेशा मुश्किलात का शिकार रहती हैं और उनकी ज़िंदगी में जहर घोल देते हैं। ये झगड़े बच्चों के लिए वालिदैन एक साहिबान की मानंद होते हैं। अगर उनका रिश्ता टूट जाता है हमजा, तो बच्चे ख़ुद को गैर महफूज जो है ना वो महसूस करते हैं। अच्छा, देखने में ये आता है कि अक्सर जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हों, रिसर्चेस जो है उनको देख रहे हों, तो ये आता है कि वो बच्चे जो है ना कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी हो जाती है बच्चों के अंदर, उनकी शख्सियत जो है उसके अंदर बड़े मसाइल आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, सिंगल पेरेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। आप बच्चों को बड़ी मुश्किल हालात से गुजारते हुए जो है उनकी परवरिश कर रहे होते हैं। कई बच्चे हमने देखे हैं जो बड़े कामयाब हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त इतना बढ़ चुका है कि अपने बीच अलहदगी की दीवारें खड़ी करने वाले वालिदैन ये नहीं सोच रहे होते हैं जब कोई भी फैसला कर रहे होते हैं कि उनके जो फूल जैसे बच्चे हैं उन पर क्या बीतेगी, उनका फ्यूचर कैसा होगा। बिल्कुल हमजा, अगर हम लाहौर शहर की ही बात कर लें तो गुज़श्ता 6 माह के दौरान 500 बच्चे जो ऐसे हैं कि अपने वालिदैन की शफ़क़त से महरूम हो गए हैं। और शहर की मुख्तलिफ जो फैमिली अदालतें हैं उनमें सेशन कोर्ट्स ने वालिदैन की अलहदगियों के बाकायदा डिग्रियाँ भी जारी कर दी हैं कि इतने मतलब केसेस जो है सामने आए हैं, जबकि घरों में आए रोज़ जो झगड़े हैं उनकी वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर ही मासूम बच्चे हो रहे हैं। और बच्चे अदालतों में जो है ना, अगर हम देखें रोलिंग स्टोन बने होते हैं ना, बच्चे को अदालती बैलफ के ज़रिए जो है वो बाप या माँ से लेकर अदालत में पेश किया जा रहा होता है। और अगर वालिदैन बच्चों को अपनी ज़िंदगी का महवर बना ले और उनकी खुशियों को हर शय पर मुकद्दम कर लें, तो फिर
उनके लिए बाहमी इख्तलाफात को भुलाना शायद आसान हो जाएगा। इख्तलाफात तो होते ही हैं, उनको दरगुजर करना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे इनके जो घर हैं वो भी नहीं बिखरेंगे, घर जो है वो एक मुकम्मल घर ही रहेगा, जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों की परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तमाम तर सूरत हाल जो है, ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर प्रॉब्लम क्या, अदम बर्दाश्त है या फिर कोई और मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रेशो बढ़ती चली जा रही है। बच्चों के बारे में वालिदैन क्या सोच रहे होते हैं उस वक्त या नहीं सोच रहे होते हैं। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फैमिली अदालतों की बात की जाए शाह साहब, 6 माह के दौरान लड़ाई झगड़ों के बायस डिग्रियाँ जारी होने से 500 बच्चे माँ और बाप की शफकत से महरूम हो गए हैं। किसी एक की तरफ उनको जाना ही पड़ता है। ज़्यादा केसेस में क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के हवाले कर दिया जाता है। तो आप क्या देखते हैं, वजह क्या है? क्या अब ये रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही होती है इसलिए हमें ये केसेस पता लग रहे हैं, या फिर वाकई शरह बढ़ती चली जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये शरह बढ़ती चली जा रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तलाक होने की रेशो पहले से बहुत बढ़ गई है। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि बच्चा, इंसान का बच्चा, ये दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसकी तरबियत होनी होती है जी। और उस तरबियत के लिए उसको एक ख़ास तरह का माहौल चाहिए होता है। ऐसा नहीं है जैसे बाकी मखलूक़ात हैं, वो अपनी जिबिल्लत की कैद में है, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। इंसान पैदा होता है, उसको एक ख़ास माहौल मिलता है, वो उस माहौल में चीज़ों को लर्न करता है, सीखने के बाद वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना सीखता है और फिर वो दुनिया को डिलीवर करने के काबिल होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी बच्चा मियाँ बीवी के झगड़े यानी माँ बाप के झगड़े देखता है तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है, वो खदशों में रहने लग पड़ता है, वो खौफ में रहने लग पड़ता है और ये खौफ और खदशे उसकी सारी शख्सियत को बिगाड़ के रख देते हैं। उसके पास हर वक्त एक खदशा होता है कि अभी कुछ हो जाना है और अभी कोई लड़ाई शुरू हो जाएगी और अभी मेरे माँ बाप जो हैं वो दोबारा से एक दूसरे को वो हाथापाई पे आ जाएंगे, गाली गलोच पे आ जाएंगे। और सबसे बड़ा सितम और जुल्म, वो रिश्ता जो अल्लाह ने बनाया है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाली है, बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत बच्चे के दिल में डाली है और वालिदैन के दिल में बच्चे की मोहब्बत डाली है। देखिए, अगर उनको मिलने के लिए सिसकना पड़े, तमन्ना करनी पड़े, सहकना पड़े कि यार काश मेरा बाप मुझे आज मिल रहा है, आज मुझे अबू बड़े याद आ रहे हैं, आज मुझे अम्मी बड़ी याद आ रही है, तो जरा सोचिए कि उस बच्चे की फीलिंग कैसे बन रही होगी, उसके साथ क्या बीत रहा होगा, कि तूफान अंदर आ रहा होगा। अच्छा, हम कहते हैं कि बच्चों का सिर्फ कॉन्फिडेंस का मसला है। हमजा, बच्चों की शख्सियत में क्राइम की तरफ जाने का रुझान बढ़ता है, बच्चा नशे की तरफ जाने का रुझान उसका बढ़ता है, बच्चे की शख्सियत में एक क्राइम का फैक्टर, एक शिद्दत पसंदी है, वो बढ़ जाती है। मैं गारंटी से कहता हूं कि क्लासरूम में अगर अच्छा उस्ताद है, वो बड़े आराम से देख लेता है कि कौन सा बच्चा किस माहौल से आ रहा है। ये बच्चे जो हैं घर की खिड़की होते हैं, इससे पूरे घर का माहौल को समझा जा सकता है, परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। सही। अच्छा शाह साहब, हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में जो है वो अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर लोगों में बर्दाश्त का मादा क्यों नहीं रहा? क्या निज़ाम तालीम बेहतर करने की ज़रूरत है हमें? अच्छा देखिए, ये हम जुमलों का मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं एक हिकमत पोशीदा थी। जुमला था कि तिये हूं तू जा रही है, तेरा जनाजा आना चाहिए। हालांकि ये कोई अकल पे मबनी बात नहीं है, मैं कभी भी इसको एम्फेसिस नहीं करूंगा, ये ठीक बात है। लेकिन हमसे पहले वाली जो नस्ल थी, या कम से कम मेरी जो नस्ल थी, हम रिलेशनशिप को मैराथन की तरह लेते थे। ये कि लंबा रास्ता है, इसमें घाटियां आनी है, इसमें मुश्किल वक्त आना है, इसमें बर्दाश्त करना पड़ना है, इसमें चलना है, साथ चलना है, किसी सूरत साथ चलना है, इसमें दो फैमिलियां साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो नई नस्ल आई है, आप देखिए, इसमें तलाक पहले 2 सालों के अंदर ही हो जाती है। बड़ी तादाद ऐसी आ रही है जो स्टैट्स डाटा बताते हैं कि पहले 2 सालों में तलाक हो जाती है। वजह क्या है? ये लाइफ को या मैरिटल रिलेशन को 100 मीटर की रेस समझ बैठे। ये समझते हैं कि आज रिश्ता बना है, जज्बात का गुबार बैठा है, अब रिश्ता चलाने की क्या जरूरत है। ये जो इमोशनल स्टेट में हम रिश्ता बनाना चाहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखते, यानी जाना दूर होता है और ये हम देखते नहीं है कि इसके साथ दूर तक चला जा सकता है कि नहीं। सो जज्बात की बुनियाद पे हम फैसला करते हैं, जल्दबाजी में फैसला करते हैं और मिसमैच की तो इंतहा है। हमजा बताता चलूं, क्योंकि मेरा इदारा जिस वक्त यहां बैठा हूं फाउंडेशन में, जस्टिस अनवार साहब सुलह करवाने के लिए स्पेशली बैठते हैं। वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के। हमारे पास सैकड़ों केसेस हैं और केस स्टडीज के तौर पे हम डिस्कस करते हैं। मैं अनवार साहब बैठ के, हमें पता लगता है कि ये तलाक बढ़ने की एक बड़ी रेशो ईगो है। याद रखिए, अनपढ़ बंदे में ईगो कम होती है, पढ़े लिखे बंदे में बड़ी ईगो होती है।
और पढ़ा लिखा बंदा कहता है मैं पीएचडी हूं, मैं एमफिल हूं, मेरे पास जॉब है, मैं ग्रेड 17 पे हूं, मैंने 3 मुल्क देख ली हैं, और मैं देखें जी गाड़ी मैंने कितनी बेहतरीन खरीद ली है, उसकी ईगो मटेरियलिस्टिक चीजों में कहीं ना कहीं पड़ी होती है, और अपनी ईगो की वजह से वो, हाँ जी, और वो रिश्ते का सत्यानाश कर देता है। मैं एक बात बता रहा हूं, इस रिश्ते का सत्यानाश अपने बच्चों को तबाह करने का मुतरादिफ। आप अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने का कोई शॉर्टकट बताना हो किसी को, तो एक या उनको ऐसे घर में भेज दीजिए जहां मियां बीवी के झगड़े हैं। और मैं हमेशा एक बात ये कहता हूं हमजा, जैसे एक फ्लाइट उड़े और पायलट सो जाए, तो जो को पायलट है उसकी मुकम्मल ड्यूटी है कि उसने उस फ्लाइट को संभालना है। जिंदगी भी इसी तरह, अगर आपका जो पायलट है वो वालिद हो सकता है, वालदा है, मियाँ बीवी कोई भी, वो इतना ताकतवर नहीं, इतना समझदार नहीं, इतना विजनरी नहीं है कि वो फ्लाइट को लेके चल सके, तो सेकंड की मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरा होश में नहीं ये संभाले। ये देखिए, ये 2 का साथ चल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता रिश्ता। मैं गारंटी से कहता हूं, जिस दिन दोनों चाहते हैं तो खराब होता है, ये कभी नहीं हो सकता। एक मुझे आके कहता है जी मैं बचाना चाहता हूं और दूसरा खराब कर रहा है। आप उसको टैकल करना सीखें, आप बर्दाश्त सीखें। हज़रत अली की ये कोटेशन कि अगर रिश्ता आपका दोस्ती का रिश्ता है तो कब्रिस्तान बना लो, उसकी खामियां दफन करो। जरा सोचिए, एक दोस्ती के रिश्ते पे बात है, मियाँ बीवी के रिश्ते में तो कब्रिस्तान और बड़ा होना चाहिए जिसमें खामियों को दफन किया जाए और ये सोचा जाए कि तादेर हमने साथ चढ़ना है। वैसे एक वासिफ साहब की कोटेशन सुना देता हूँ, क्योंकि आप भी वासिफ साहब के फैन है। वासिफ फरमाते हैं, जिसको छोड़ देना है उससे झगड़ा कैसा, और जिसको छोड़ ही नहीं सकते उससे झगड़ा कैसा। क्या बात है। तो गुजारिश ये है, छोड़ देना है या नहीं छोड़ना, झगड़ा नहीं बनता, आप साथ लेकर चलें और अपने झगड़ों को खुदा के लिए आपस में रखें। इसमें गुंजाइश पैदा ना करें कि कोई तीसरा शामिल हो सके। इसमें गुंजाइश पैदा ना करें कि ये इश्तिहार बन जाए। जी शाह साहब, ये भी कर दीजिएगा ज़रा क्लियर कि हम कंफ्यूज है ना, हमें ये लगता है कि शायद ये ताल्लुक हम पर बोझ बन चुका है, और अगर कोई ताल्लुक बोझ बन जाए तो उससे हमें ये शरीयत ने हक दिया है कि हम खुला ले सकते हैं या फिर हम तलाक दे सकते हैं। लेकिन ये हम फ़र्क कैसे करेंगे कि ये मज़ीद नहीं चल सकता या ये मज़ीद चल सकता है, इसको हम चला सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हो, अज़ियत में ज़िंदगी गुजार रहे हो तो उस ताल्लुक को चलाते चले जाएं। वो एक फ़र्क हम कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, ये एक सिचुएशन टू सिचुएशन इस जवाब का आंसर जो है, वो सवाल का जवाब मुख्तलिफ है। मिसाल लीजिए कि अगर शादी के बाद आपको पता लगा है, किसी बड़े बावसूख ज़राए ने बताया कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो जहनी मरीज है जी। अच्छा, वो जो जहनी मर्ज है वो इस हद तक है, क्योंकि याद रखिएगा जहनी मरीज के साथ रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर किसी जहनी मरीज के साथ जिए तो ये अजाब से कम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दीन आपको कहता है कि अगर बद किरदार है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसके रिलेशंस हैं ऐसे, तो अल्टीमेट ये जो लाइफ पार्टनर है ना जी, खासकर बीवी, अल्लाह ने इसको सुपर जीनियस दिया होता है, ये आम जहानत नहीं होती। इसको फौरन पता लग जाता है कि वो इंटरेस्ट जो मेरे साथ होनी चाहिए वो कम होनी शुरू हो गई है। और ये इंटरेस्ट गई कहां पर है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान में 2 दिल नहीं हो सकते, 2 दिल नहीं हो सकते, दिल एक होता है। और एक दिल का मतलब ये है कि आपकी जो चाहत है, चाह है, वो हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के लिए होती है। अगर वो नहीं है तो फिर वो कहां चलेगी, चाह कहां चलेगी? इसका मतलब है सिर्फ साथ रह रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, मोहब्बत, इखलास, कुर्बानी, सेक्रीफाइस, वो कहां चला गया? अच्छा, फिर देखना पड़ता है कि बाज़ औक़ात किसी सिचुएशन में एक पार्टनर जो है, पता नहीं लगता वो क्रिमिनल है, नशा करने लग पड़ा है, हाँ जी, वो प्रॉपर नशई है कह लीजिए। तो आप फिर सोचिए कि ये जिम्मेदारी मैंने एक बोझ उठा लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सब केसेस में मसालियत बड़ी अहम होती है। सुलह कराने वाला दोनों के लिए एक ऐसा बड़ा जरूर होना चाहिए जो दोनों की बात को सुन सके और दोनों का उस पर एतमाद हो। आइडियल तो ये है कि दोनों की आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, लेकिन अगर कभी आपकी जिंदगी में, मैं कहता हूं ये कोई आइडियल तो नहीं है, लेकिन कम अज कम ये हो कि आपके दरमियान में कोई कनेक्टर आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कनेक्ट कर सके, जो आपस में मसालियत कर सके, जो इखलास के साथ कर सके। और मैं आप सबको ये गुजारिश करूं, मसालियत करने वाले में खौफ खुदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान इतना बहकावा देता है ऐसे शख्स को, खबर नहीं होती। आपने हदीस सुनी होगी कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने बताया कि शैतान के चेले आके उसे बताते हैं कि मैंने आज ये गुनाह किया, आज मैंने ये गलती करवाई, आज मैंने फलाना किया, और एक चेला आके बताता है कि जी मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करवाई, इख्तलाफ करवाया, तलाक करवा दी, तो उसको शाबाशी मिलती है। क्यों हमजा? वजह उसकी सुन लीजिए।
चाहिए। वजह यह है कि जब घर टूटता है तो माशरा टूटता है। उस घर से क्रिमिनल निकलते हैं, उस घर से नशई निकलते हैं, उस घर से जहनी मरीज निकलते हैं। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप का हेल्दी रिलेशन नहीं देखा, वो कल को खुद भी हेल्दी रिलेशन में उनके लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा शाह साहब, इन तमाम मसाइल का हल क्या है? हमें क्या करना होगा कि हम इस रेशो को कम करें, क्योंकि ये रेशो तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हल क्या है कि बच्चों को जो है अच्छा मुस्तकबिल फराहम किया जा सके इस तरह के मसाइल से निकाल कर? देखिए, हम अपने बच्चों को MPhil, PhD, इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड सब कुछ करा देते हैं। खुदा के लिए एक मैरिज से पहले कुछ शॉर्ट सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और वो जो ट्रेनिंग है वो रवैये की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो एटीट्यूड की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उससे बताना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने अगर कहा है कि तुम्हारे 3 बाप हैं, ये लड़के को कहा गया है, एक बाप वो है जिसने पैदा किया है, दूसरा बाप तुम्हारा ससुर है, तीसरा बाप तुम्हारा उस्ताद है। तो ये बाप का दर्जा देना, आपको अगर रिश्ता निभाना नहीं आता, बुनियादी हयादारियों को नहीं पता। देखिए, जिंदगी में हर चीज की ट्रेनिंग होती है, शादी की कोई ट्रेनिंग नहीं है। और जब आप शादी कर लेते हैं, अगर उसको सिर्फ आप एक बायोलॉजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन समझते हैं, वो एनिमल्स का भी है। इंसान जो है वो रिश्ते बनाता है, रिश्तों को साथ लेके चलता है, और रिश्तों में वफा का एलिमेंट पैदा करता है। वो एक मजबूत रिश्ते से अपने आप को स्ट्रेंथन करता है, अपने लाइफ पार्टनर को स्ट्रेंथन करता है। सो एक मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमें मैरिज से पहले की थोड़ी सी रिलेशनशिप की और रिश्तों को निभाने की ये ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए। बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, सब सवेरे पाकिस्तान कर रहे थे। बड़ा ये एक अहम मसला है और हमें सोचना चाहिए जब भी हम देख रहे होते हैं। और बुज़ुर्गों का जो रोल हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर कम कर दिया, अगर उसको हम फिर से बढ़ा देंगे तो ये जो दूरियां हो जाती हैं, ये इन मसाइल को बुज़ुर्ग बेहतर तरीके से बैठकर दोनों को समझा देते हैं और मामला बेहतर तरीके से हल हो जाता है। और इस किस्म के फिर केसेस जो हैं वो नहीं जन्म लेते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडस्ट्री की, क्योंकि इंडस्ट्री का पहिया घूमेगा तभी मुल्क की जो मौशी तरक्की है उसकी रफ्तार में भी तेज़ी आएगी। तो हमारे हाँ हालत ये हो गई है कि इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े इक़्तिसादी और मौशी हब कराची में गैस का बदतरीन बहरान पैदा हो गया है। अच्छा, बहुत ही ये बदतरीन बहरान है, शॉर्टेज है, मरम्मत है, ये सारे मसाइल तो चलें हैं, जिसकी वजह से अब अगर इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही होगी, फिर अब हम देख रहे हैं कि बिजली के बहरान का भी खदशा जो है वो पैदा होता जा रहा है गैस की वजह से। शहर के तमाम इंडस्ट्रियल जोन जो हैं उनको गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। ज़राए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के मुताबिक तमाम इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। वैसे कहा तो ये जा रहा था कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनको जो है ये शॉर्टेज नहीं हो रही होगी, वहाँ पर बंदिश नहीं हो रही होगी। कैपेटिव पावर प्लांट्स को भी गैस की फराहमी निस्फ कर दी गई है, जबकि तर्जुमान सोई सदन का कहना है कि गैस सप्लाई करने वाली एक बड़ी गैस फील्ड जो है उस पे सालाना मुरम्मत के सबब 21 दिन के लिए इसको बंद किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह, जिसकी वजह से गैस फील्ड से लगभग 200 से 250 MMCFT कम मिल रही है। और तर्जुमान ये भी कहते हैं कि घरेलू सारिफीन को गैस पहुंचाने की गर्ज से नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 100% जो गैस की फराहमी थी, उसकी तरसील थी, वो ख़त्म कर दी गई है। अच्छा, अब इस तमाम सूरत हाल पर कि जी के मौजूदा इस वक्त सिचुएशन है क्या, कब तक गैस की शॉर्टेज रहेगी, कितनी गैस की शॉर्टेज है, हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान सोई मौजूद हैं शहबाज इस्लाम साहब। शहबाज इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बताइएगा सोई सदन को गैस की कितनी शॉर्टेज का सामना है? जी, ये जो हमारी एक मेजर गैस फील्ड है कुल्लर पसा की गैस फील्ड, ये कोई एनुअल टर्न अराउंड पे गई है, जिसपे कोई 170 MMCFD गैस वहाँ से हमें नहीं आ रही, हमारे सिस्टम में नहीं आ रही। ये कोई 15-16% हमारे टोटल जो गैस हमारी सिस्टम में आती है उसका 15 से 16% है। सो ये गैस हमारे पास कम हुआ है। ये कुल्लर पसाकी वालों ने ये कहा है कि कोई 29 को 100 MMCFD गैस हमारे सिस्टम में वापस आ जाएगी, और बाय 8th और 9th 100% गैस जो वहाँ से फील्ड से आती थी वो वापस आना शुरू हो जाएगी। अच्छा शहबाज साहब, इसका अंदाज़ा शॉर्टेज का पहले नहीं हो जाता? क्योंकि अगर हम देखें तो शॉर्टेज का अंदाज़ा तो आपको पहले हो जाना चाहिए। अगर इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जाती? जी, जो ये मेंटेनेंस होती है, ये बिल्कुल पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है और पता होता है, लेकिन देयर इज अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ गैस इन द कंट्री। हमारे पास डिमांड बढ़ रही है, हमारे जो सप्लाई है वो जनरली कम हो रही है बिकॉज हमारी फील्ड डिप्लीट हो रही है ओवर द ईयर्स। सो ये गैप तो चूँकि बढ़ ही रहा है, और तो ये कहना कि हमें पता नहीं था, हमें बिल्कुल पता था।
बट हम उसको उस क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पता था, ये 2019 में बता दिया गया था कि 2020 के अंदर हमें जाके मरम्मत करनी होगी, फिर वो कोरोना की वजह से नहीं हो सकी। अब जून जुलाई का फैसला किया गया, वैसे तो मई में होना थी 2020 में। वो प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा वक्त था सर, प्लानिंग क्यों नहीं हो सकी? आप क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये सवाल तो आप गवर्नमेंट से करिए। मैं एक डाउनस्ट्रीम कंपनी हूँ, मुझे सप्लाई मिलती है वेल से, मैं उसको इफेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके शहबाज साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर शमसुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, गैस बंद होने से सनत को कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त? देखिए जी, अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा एम्बिशियस प्लान रखा है और कहा है कि टारगेट जो है हमने इनकम टैक्स का जो कलेक्शन करना है वो कोई 5,800 अरब रुपए तक लेके जाना है। तो वो कैसे मुमकिन होता है जब कराची क्योंकि मेन हब है, इंडस्ट्रियल हब है, और यहाँ से ही सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा जनरेट होती हैं। ऑलमोस्ट 65% जो है यहाँ से टैक्स जाता है, और उसकी एक्सपोर्ट्स भी 60% की यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैं। जब ये यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर मुतासर होगा और ऑल ऑफ सडन जो है 22 जून को एक लेटर इशू करके SSGC ने जो है वो गैस की सप्लाई बंद की है, तो इससे अल्टीमेटली इफेक्ट जो है एक्सपोर्ट्स को होता है और हमारी लोकल इंडस्ट्री को होता है। हमारी एक्सपोर्ट जो है इसमें बहुत सारे कम जो हैं ऐसे बड़े नाम हैं जिनके पास अंडर वन रूफ सारा कुछ अरेंजमेंट होता है। वो लोग अपनी आउटसोर्स भी करते हैं, दूसरी इंडस्ट्री से प्रोसेसिंग करते हैं, कहीं से डाइंग हो रही होती है, कहीं ब्लीचिंग का काम है, कहीं साइजिंग है, तो मुख्तलिफ प्रोसेसिंग का काम भी हो रहा होता है। साथ ही फिर जब गवर्नमेंट बात करती है कि जी सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, तो वो सिर्फ 5 जीरो रेटेड इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट में गिनते हैं, जबकि इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट में काम कर रही है। जैसे टेक्सटाइल के बाद सबसे लार्जेस्ट जो है वो राइस का सेक्टर है, जिसमें कोई 2 अरब से ज़्यादा डॉलर की एक्सपोर्ट होती है, वो भी इंडस्ट्री है, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। इसके अलावा आप देखें, आपकी जो है ऑप्टिकल फाइबर है, अब ये कॉपर फाइबर, ये लोग जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल आइटम है, और पाकिस्तान अगर उसमें एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसी वजह से कर रहा है कि वो इंडस्ट्रीज जो है काम कर रही हैं। अगर आप उनकी ऑल ऑफ सडन गैस बंद कर देंगे और वहां पर जो है उनको अल्टरनेटिव पे जाना पड़ेगा, तो उनकी कॉस्ट बढ़ती है और फिर पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट नहीं कर पाती। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि जी हमें जो है पता था और मरम्मत हो रही है। ये आपने अक्सर सुना होगा, एनर्जी सप्लाई करने वाले लोग, चाहे वो गैस हो या बिजली हो, ये ज्यादातर यही अपना एक्सक्यूज लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी मेंटेनेंस चल रही है, ये लोड शेडिंग हो रही है, तो मेंटेनेंस की वजह से हो रही है, ये फील्ड से खराबी हो गई है। हमें पूरा पता है कि हमारे पाकिस्तान में कितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी। नो डाउट के इंडिजिनस गैस जो है हमारी डिप्लीट हो रही है, लेकिन उसके साथ ही हमने RLNG की इंपोर्ट का पैरेलल जो सिस्टम बना हुआ था, उसमें भी कई मिसमैनेजमेंट हुई है। ये एक टोटल मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से अब इंडस्ट्री भुगत रही है। अच्छा, शॉर्टेज की जो वजूहात हैं वो आप कह रहे हैं मिस मैनेजमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमारे पास टाइम उन्होंने था भी, लेकिन उसके बावजूद प्लानिंग नहीं की गई है। तो आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट इसमें कितनी कसूरवार है? देखिए जी, गवर्नमेंट के जो कंसर्न अदारे हैं उसके अंदर पूरे मुकम्मल उनका है, उसका जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके पास आपको प्लान करना होता है हमें RLNG की कितनी इंपोर्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास ये तो पता है कि हमारे पास लोकल जो इंडिजिनस गैस है वो कितनी शॉर्ट हो गई है, तो आपको RLNG बनानी होती है। और उसके बाद फिर आपको वो ज़्यादातर हमारे जो कराची में आपके पावर जनरेशन हो रही है वो भी गैस पे चलते हैं, वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए गैस पे जाते हैं और वो फर्नेस ऑयल को यूज़ नहीं करते। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये अभी पहला स्विच ऑफ हुआ है जो गैस की सप्लाई बंद की है। आगे इनके पास जो है फर्नेस ऑयल की भी कमी है, फिर पानी की भी शॉर्टेज है। ये तो अभी जो बता रहे थे कि ये 22 जून से स्टार्ट हुआ, ये कराची से स्टार्ट हुआ है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। ये जुलाई के पहले हफ्ते 8-10 तारीख तक तो ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि इनके पास ना तो पानी की मिल रहा है वहां से मंगला और तरबेल से, ना इनके पास फर्नेस ऑयल मौजूद है, और इन्होंने एक डिले इंपोर्ट जो है वो भी इनकी नहीं हो सकी, जो प्राइवेट एक सेक्टर को करनी थी वो भी एक हफ्ते के लिए इंपोर्ट RLNG की नहीं हुई। वो सब मिल के एक बहुत बड़ा डिजास्टर खड़ा करने जा रहे हैं। आज आपको गैस नहीं मिल रही, आज के बाद आप देखेंगे आपकी जो है बिजली की लोड शेडिंग होगी, वो सारी अफेक्ट करेगी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को,
और फिर हम कैसे वो टारगेट अचीव कर सकेंगे जो आपने एक ह्यूज 30% ग्रोथ का टैक्स कर रखा है। फिर हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, क्योंकि हमारे पास अगर जो अभी जो 25 बिलियन तक की एक्सपोर्ट अगर होगी तो वो नाकाफी है। हमारे पास जो डेट है, हमारी जो डेट की जो अदायगियां करनी है, उसके लिए हमें एक्सपोर्ट जो है कोई 40-50 बिलियन के ऊपर लेके जानी होगी। तो वो तभी मुमकिन है जब आपके पास एनर्जी हो, और एनर्जी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, फिर तो आप स्टोनेज में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप फर्नेस ऑयल की भी बात करें, अगर वो अभी पूरा इस्तेमाल कर लिया जाए तो 1 जुलाई से पहले वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी भी शॉर्टेज है, और फिर 7 से 8 रोज लगने हैं हमें मजीद फर्नेस ऑयल मिलने में, वो भी मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सर अब हल है कोई हमारे पास? आप कुछ हुकूमत को सजेस्ट करना चाहेंगे कि गैस की कमी को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर हुकूमत क्या करे? देखिए, पहले तो ये आपने जो क्या अगर पावर जनरेशन वालों को एनर्जी अगर गैस दे रहे हैं तो उनको RLNG पे लेके जाएं, या उनको कहेंगे कि आप फर्नेस ऑयल यूज़ करो। उनके पास होता है, लेकिन जानबूझ के कराची में आपको पता है कि KE की मोनोपोली है, और वो इसके अंदर तमाम सिस्टम उसके अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन भी रखी हुई है। हालांकि ये अनवाइज डिसीजन था, उनको अनबंडल करना चाहिए, हर चीज़ को अलग करें, लेकिन उसके बावजूद KE जो है अपनी तमाम इनएफिशिएंसीज जो है वो कंज्यूमर पर डालता है, उसकी कोशिश करता है कि उसको सस्ती गैस मिले ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े। तो हुकूमत को अब ये मुझे लग रहा है कि क्राइसिस जो है पूरे मुल्क में फैलने जा रहा है, तो हमें जो है एक ही सोल्यूशन इमीडिएट आता है, वो ये है कि हमें मंगला तरबेला से वाटर रिलीज करके हाइड्रो पावर को जनरेशन करनी होगी। क्योंकि आज आपके पास देखिए जो एनर्जी कमोडिटीज हैं उसकी प्राइसेस बढ़ रही है, क्रूड ब्रेंड आपका जो है ये क्रूड ऑयल की प्राइस, गैस की प्राइस, ये हीटिंग ऑयल की प्राइस, ये सब बढ़ रही है। तो इसकी वजह एक फाइनेंशियल भी रीजन हो सकती है कि जिसकी वजह से ये इम्पोर्ट नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शमसुल इस्लाम साहब। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे, जो तकरीबन 10.5 रुपये में यूनिट पड़ रहा है वो 14-14.5 रुपये में पड़ेगा फर्नेस ऑयल से, और अगर डीजल पे चल जाते हैं तो 28 रुपये के करीब वो पड़ रहा होगा। अब ये मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या फैसला करती है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल सिंध सरकार पर बरस पड़े हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को उन्होंने बदतरीन करार दिया, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मुतालबा भी किया। जी हाँ, बिल्कुल। और पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी अदालत से मुतालबा किया कि तजावुज़ात की बजाय सिंध हुकूमत गिराए। जो उन्होंने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि सिंध हुकूमत को बाहर से चलाया जा रहा है, जबकि शहरी कोटे पर 40% भी नौकरी नहीं दी जा रही है। और सुबह में 13 साल हुकूमत करने वालों ने कराची की ट्रांसपोर्ट के लिए एक भी नई बस तो फराहम की नहीं है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि बिलावल भुट्टो ने कराची के पानी कम होने पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि मेयर और मकामी हुकूमतों के तहत काम करने वाले इदारों को आइन में शामिल किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध की 5 करोड़ आबादी को सिर्फ 42 बिलियन रुपए मिल रहे हैं। 5 लाख लोगों को विफाक से मिलने वाले पैसे का 58% जा रहा है, जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने साथ ही साथ इल्ज़ाम भी लगाया ये कि पंजाब तनख्वाहों पर 33%, जबकि सिंध 58% खर्च कर रहा है। और कराची में जाली डोमिसाइल की उन्होंने जो बात की है कि वो बनाकर लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, ये सारी बातें उनकी जानिब से की गई हैं। हल क्या है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाए, तो फिर क्या किया जाए? बात करेंगे कराची के साबिक डेप्यूटी मेयर पाक सरजमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद वोरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सिंध में क्या गवर्नर राज की बात हो रही है, या हुकूमत को घर भेज दिया जाए, नए इलेक्शन करवाए जाएं? देखें, जो बीमारी की फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री को बंद ही कर देना चाहिए। और अगर देखा जाए तो आपके सामने है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। 70% सब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की मेन इकोनॉमी जो है वो 70% इज रन बाय कराची 70% रेवेन्यू अर्न करके देता है। तो कराची के ऊपर जो है गुज़िश्ता 13 सालों में पानी ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, बिजली का भी वही हाल है, कचरे का भी वही हाल है। ये आजकल टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट सिंध गवर्नमेंट की चल रही है, ये पता नहीं ये इमेजिनरी एडवर्टाइजमेंट कचरे की ये कहाँ की दिखा रहे हैं, किस मुल्क से लेकर आ गए हैं ये इमेजिनरी वीडियोस। तो ये कुछ भी नहीं हो रहा कराची में। लोग यहाँ पे, आपको पता है जिस तरह आपके सामने है कि बारिशें होती हैं तो 10 और 15 के फिगर सामने आने शुरू हो जाते हैं कि इतने लोग मर गए। कराची का बुरा हाल है। कराची को टोटली इग्नोर किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है कराची। पीपल्स पार्टी जो है कराची से बदला ले रही है, कराची की आवाम से बदला ले रही है।
और अनफॉर्चुनेटली कराची से जो लोग मुंतखब होके भी गए, चाहे वो पीटीआई के हों या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हों, ये कोalition गवर्नमेंट में आए, इन्होंने 3 साल पहले कहा कि हम ग्रीन लाइन शुरू कर, ग्रीन लाइन हमारी जिम्मेदारी है। ग्रीन लाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब तो ये नजर आ रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है बिल्कुल बैठ जाएगा, इसको बने हुए काफी अरसा हो गया, तो ना कोई ग्रीन लाइन का पता है, ना K4 पे कोई 1% भी काम शुरू हुआ है। तो किससे कराची की आवाम अब किससे बात करे? फिर जाहिर सी बात है, जब चीफ जस्टिस साहब ने ये नेस्ला टावर के इशू पे जब बात की, नेस्ला टावर, तो ये नेस्ला टावर की परमिशन किसी ने तो दी होगी ना, नेस्ला टावर एक दिन में तो नहीं खड़ा हो गया होगा। और जब ये हो रहा था उस वक्त रुकना चाहिए था। उस वक्त कौन लोग इसके जिम्मेदारान थे? जिन लोगों ने बेचारों ने अपनी जमा पूंजी जिंदगी भर की कमाई से फ्लैट्स खरीदे ना, मतलब ये है कि लोगों को आप उनको पकड़ें जो कल्प्रिट हैं। और ऐसे कई नेस्ला टावर्स बन रहे हैं, ऐसे कई इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, और आज नहीं, ये पिछले 15-20 सालों से इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। अगर आप एड्रेस नहीं कर सकते तो फिर आपको खुद ही घर चले जाना चाहिए। अच्छा अरशद वोहरा साहब, इतने मसाइल हैं, तो कराची की अगर जो आवाम की अगर बात की जाए, वो हुकूमत से इतने तंग हैं, तो आप कोई ऐसी मौसर जदोजहद क्यों शुरू नहीं करते जिससे आवाम को फ़ायदा हो, जिसकी नताइज इतने अच्छे हों कि आवाम के लिए वो अच्छे साबित हों? देखें, देयर इज अ प्रोसेस। हम जाहिर सी बात है, आज तो हमारे पास एक यूसी का चेयरमैन भी नहीं है ना, किसी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी नहीं है हमारे पास। इसका नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में हम फिर कंटेस्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अवाम ने अब सबको आजमा लिया है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे एमक्यूएम हो। हम अवाम के इश्यूज पे जो अभी बेसिक बात मुस्तफा कमाल ने जो की है, वो देखें, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंशाअल्लाह ताला कराची के लोग इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सपोर्ट देंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाएंगे। न सिर्फ इससे कराची का फायदा होगा, पूरे पाकिस्तान के बल्दियाती इदारों का फायदा होगा कि आपने आर्टिकल 140A को जो है अनडिफाइंड छोड़ा हुआ है। सिर्फ 3 लाइनों में आर्टिकल 140A, जो कि पूरी बल्दियात उस पर डिपेंड करती है, उसको डिफाइन करें। आप आइन में एक चैप्टर जो है आर्टिकल 140A का, उसमें मेयर के अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से महकमे, ताकि जिस दिन मेयर बैठे काम कर, अब वजीर आजम जब बैठते हैं, वजीर आजम को पता है कि वजीर आजम ने क्या काम करना है, उनके सारी A to Z लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। सिमिलरली चीफ मिनिस्टर्स का लिखा हुआ है, मिनिस्टर्स का लिखा हुआ है, लेकिन नहीं अगर लिखा हुआ तो बल्दियाती नुमाइंदों का नहीं लिखा हुआ। और बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो 70 से 80% डायरेक्ट अपनी आवाम से राब्ते में होते हैं, इलाके के यूसी चेयरमैन होते हैं। तो ये अगर जो आइन में ये तमाम चीजों को डिफाइन कर दिया जाए, चैप्टर को इंक्लूड कर दिया जाए। सिमिलरली जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन में भी एनएफसी से जो पीएफसी को मिलता है, एनएफसी से डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को, डिस्ट्रिक्ट को, बल्दियात को डायरेक्ट उनके अकाउंट पे पैसे आने चाहिए, ताकि आवाम फिर उसको पकड़ सके। आवाम अपने गली मोहल्ले के यूसी चेयरमैन को पकड़ सकती है, आवाम चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर तक आवाम की रसाई नहीं हो सकती। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें ये होनी बहुत जरूरी हैं, इससे पूरे पाकिस्तान की आवाम का फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। अरशद वोहरा साहब, ये भी बता दीजिएगा, क्या सारा मामला पीपल्स पार्टी पर डाल देना, अगर तजावुज़ात की बात हो रही है तो तजावुज़ात क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर ही कायम हुई हैं? पहले ऐसा नहीं हो रहा था? चाइना कटिंग की भी हम बात कर लेते हैं, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी पर मलबा डाल देना दुरुस्त होगा? साथ आप जो मेयर की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेयर को इख्तियारात दिए जाएँ और बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो होने चाहिए, नीचे तक जो है इक़्तिदार की मुंतकली या फिर रिसोर्सेज जो हैं वो नीचे तक जाने चाहिए, अवाम बात कर सके, उनसे अपने किसी भी नुमाइंदे से बात की जा सके। लेकिन सर, ऑपोजिशन इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों है सिंध के अंदर कि वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर पा रही है कि अवाम उनके साथ निकल आए? हुकूमत तो चलें कुछ नहीं कर रही होगी, ऑपोजिशन भी मिल के कुछ नहीं कर रही। देखिए, अपोजिशन जो है ना, अगर आप देखें तो टेक्निकली स्पीकिंग अपोजिशन तो पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई है। अपोजिशन अगर आज पीपल्स पार्टी अगर आज जो है वफाक में पीटीआई की गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली अगर सपोर्ट कर रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पीटीआई जो है उसने पीपल्स पार्टी को यहाँ पे खुला छोड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी, अब आप देखें ना, पहले जो बातें होती थी वो सारी बातें तो डाइल्यूट ऑफ हो गई। अब तो कोई ये बात नहीं कर रहा कि ये करप्शन और वो करप्शन और फलानी करप्शन, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च तक बातें रह गई हैं।
और अब जो कुछ भी है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर दे आर पार्टनर इन क्राइम, दे आर पार्टनर इन एवरीथिंग। ये अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और वोरा साहब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो फिर फायदा नहीं होगा, मुस्तफ़ा भाई को कहिए कि बाहर निकलें। अगर ये सारा जो है मुकमकाओ हुआ हुआ है, सारी आपस में मिले हुए हैं, तो आप लोग तो आगे आए, कम से कम अवाम को ये बात समझाएं तो सही। इंशाअल्लाह ताला यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि अवाम ही सड़कों पर निकलेंगे, हम आगे होंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफा भाई लीड करेंगे, हम लोग सब आगे होंगे, और जब तक कराची के मसाइल का हल नहीं होगा हम इंशाअल्लाह ताला फिर सड़क के धरनों से पीछे नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पीपल्स पार्टी हैं ये सिंध में मिले हुए हैं, वो सिंध में उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो वफाक में आके पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। में इस तरह वो कह रहे हैं कि हम अवाम को सड़कों पर लेके आएंगे और लीड करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि कितना वक्त लेंगे आप? 3 साल तो मजीद हो गए ना कि आपने इलेक्शन लड़ा था, अब 3 साल मजीद हो गए। अगर मसाइल ऐसे ही किए जाएंगे कि सिर्फ बात कर ली जाएगी और कोई मतलब प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं चाह रहा होगा, तो फिर मसले का हल तो लेकिन नहीं निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही मसले का हल नहीं निकलता। हमजा, अगर हम देखें तो हर कोई यही कहता है, दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन जब इलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि इक़्तिदार में आते हैं तो अवाम जो है वो ऐवानों की तरफ देखते हैं कि शायद हमारे मसाइल हल हों, लेकिन वो आपने देखा ही है, हम लोगों ने भी देखा ही है कि ऐवानों की क्या सूरत हाल होती है, तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ पर देखने को मिलता है और अवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते हैं। अच्छा खैर, हम आगे बढ़ते हैं। मोटरसाइकिल ना गाड़ी पर, इस्लामाबाद में पुलिस पेट्रोलिंग जो है वो साइकिल पर हो रही है। ज़बरदस्त। वफाकी दारहुकूमत में अब जी मर्द और ख़वातीन एहलकार जो हैं वो आपको साइकिल पर ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे और साइकिल के पैडल घुमाते पुलिस एहलकार शहर में जराइम पर काबू पाने के लिए पुराज़म भी हैं। अच्छा, वैसे ये कैसा आइडिया है? ये आइडिया कैसे आया और इसका फ़ायदा क्या होगा? मरियम मलिक ने खुसूसी रिपोर्ट जो है इस्लामाबाद से तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। शहरे बेमिसाल जहां पुलिस गश्त भी बेमिसाल। साइकिल का पहिया घूमेगा तो जराइम पेशा अनासर का जोर टूटेगा। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर तो पुलिस को ड्यूटी करते देखा है, लेकिन इस्लामाबाद में पहली बार पुलिस ड्यूटी के लिए साइकिल मुतारिफ कराई गई है। खवातीन और मर्द पुलिस एहलकार शहर के F7, E7 सेक्टर, सुपर मार्केट, कोहसार मार्केट, शालीमार क्रिकेट ग्राउंड, ट्रेल 3, मागला रोड और F6 में जस्टिस अब्दुल रशीद रोड पर गश्त करते नजर आते हैं। खवातीन पुलिस एहलकार तो साइकिल पर ड्यूटी का सुनकर चौंक गईं, लेकिन फिर साइकिल चलाना सीखी और खूब पेडल घुमाया। हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हरासमेंट के जो केसेस होते हैं उनको हमने देखना होता है। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, या जैसे स्नैचिंग के केसेस होते हैं उनको हमें फोकस में लाना होता है और उनको देखना होता है, ये टारगेट होता है। 2 PS से किया गया है, एक थाना मारगला से और एक PS कोहसार से। F6, F7, E7 और F9 पार्क, फैसल मॉस्क, इन एरियाज़ को अभी कवर किया है। साइकिल पर पेट्रोलिंग एहलकारों के लिए नया तजर्बा तो है, लेकिन इससे हर सेक्टर की बेहतर अंदाज से निगरानी हो रही है। टीम में बेसिकली 2 वुमेन होते हैं, 2 जेंट्स होते हैं, तो इनकी दोनों की अलग अलग 2 टीमें होती हैं, एक वुमेन और एक जेंट्स की। साथ में पूरा असला होता है और उसके साथ में ये वायरलेस सेट होता है। इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर्स में साइकिल पेट्रोलिंग का तजर्बा काफी हद तक कामयाब हो रहा है। जराइम को रोकना और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़। इस्लामाबाद की पुलिस खवातीन इसी मकसद के साथ साइकिल पर अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रही हैं। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, ये खुसूसी रिपोर्ट जो मरियम मलिक ने तैयार की आपने वो देखी है। वैसे बड़ा अच्छा आइडिया है इकरा, अगर देखा जाए लोगों के दरमियान आप जा सकते हैं और आप देख रहे हैं कि जी स्नैचिंग के और हैरेसमेंट की जो बात कर रही थी वो कि जी कि खातून एहलकार के हैरेसमेंट के वाक़यात में कमी आएगी इससे। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसको करीब से देखा जा रहा है और वैसे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं वही सोच रही थी कि सेहत के लिए अच्छा, और नीदरलैंड्स की तर्ज पर अब जो है ना साइकिलें इस्लामाबाद में भी दौड़ेंगी और उस पर खवातीन एहलकार भी हैं। बात है कि जब आप किसी चीज़ को हिस्सा बना लेते हैं ना, अपने सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं, तो वो आपको चीज़ें नॉर्मल लगना शुरू हो जाती हैं। हमें ऐसी चीज़ें करनी होंगी कि जो हमें पाकिस्तान में भी नॉर्मल लग रही हों, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का ट्रेंड नहीं है। अगर ये ट्रेंड हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जो खवातीन हैं जिनको बड़े आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल होते हैं वो भी साइकिल के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकेंगी। जो कि हमारे माहौल को कितना फ़ायदा होगा। फ़ज़ा तो मैं कह रही हूँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये काम कर रही है इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट है, ये अच्छा इकदाम किया जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ज़रई शोबा जो है हमारे मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो ज़राअत को लेकर बहुत ज़्यादा पुरअज़्म है और उसकी अहमियत के पेश नज़र एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी है वो मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसके बारे में हुकूमत इकरा ये दावा कर रही है कि वो ज़राअत के शोबे में इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत का विजन ये है
कि ज़राअत नहीं खुराक हमारी मंजिल है। ये उनका एक विजन है और इसी जानिब पेशरफ जारी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद चीमा के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ फसलों के लिए मुख्तलिफ अजला मुकर्रर कर रही है। बिल्कुल, और इसके तहत जो है पानी के जो मसले हैं उन पर भी काबू पाया जाएगा, जबकि ज़रूरी अजनास और खुर्दनी तेल की पैदावार को भी बढ़ाया जाएगा और बढ़ाकर इनकी दरामदाद में कमी लाई जाएगी और इनकी जब बरामदाद हैं उनसे कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सके। जबकि वज़ीर आज़म के जो ज़रूरी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की पॉलिसी है उसके तहत पाकिस्तान 2024 तक सोयाबीन के इम्पोर्ट को ख़त्म कर देगा। एक अच्छी खबर है कि इम्पोर्ट जो है सोयाबीन की ख़त्म हो जाएगी। और उस पॉलिसी के तहत गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का आने वाला ज़राई मरकज़ भी करार दिया गया है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं जमशेद चीमा साहब। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान की नई ज़राई पॉलिसी के खदोखाल हैं क्या और पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके ज़राई हब बनने जा रहे हैं अब? ये पाकिस्तान की नई ज़रूरी पॉलिसी के हदोखाल ये हैं कि हम पाकिस्तान पूरे को ग्रीनीफाई करेंगे, पूरा पाकिस्तान ग्रीन कर देंगे, अनलेस के कोई ऊंचे पहाड़ हों या कहीं बर्फ़ पड़ी हो। बाकी सारा एरिया ग्रे एरिया नहीं रहेगा पाकिस्तान में, हम आबाद करने जा रहे हैं। और इसमें बलूचिस्तान के 27 डिस्ट्रिक्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ फसल बहुत अच्छी हो सकती है। वहाँ पर सोयाबीन और आलिव और बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और काटन, ये 4 फसलें हम ज़्यादा काश्त करने जा रहे हैं। और जो पुराना ये था फाटा, वो डिस्ट्रिक्ट सारे गैर आबाद थे। वहाँ पे जो शुमाली फाटा है वहाँ पे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, सोयाबीन और ऑलिव ये लगा रहे हैं। और जो साउथ वज़ीरस्तान कह लें या साउथ जो डेरा इस्माइल खान का एरिया है वहाँ पे दालों का और मस्टर्ड का हब करार दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हम आलू की प्रोडक्शन लेके जा रहे हैं, वहाँ ट्राउट को प्रमोट कर रहे हैं हम। और वहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको बिग वे में आप कह लें कि बिग वे में मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो एक बहुत बड़ा ख़जाना है हमारे पास। उसको हम हार्वेस्ट करके उसको हम जो सुपर फूड प्रोसेस करके बना रहे हैं, जिसकी दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड है। इस वक्त 57 बिलियन डॉलर की मार्केट है। आगे ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है कि नियर फ्यूचर में ये कोई 1100 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी। हम ना सिर्फ अपने लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। सो वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पोटैटो और यू कैन से ट्राउट और ये आप मतलब यू कैन से दिस लाइफ स्टॉक, ये हमारा फोकस होगा। फिर हम ये जो आपका चोलिस्तान है इसको आबाद करने जा रहे हैं। फिर ये जो आप कह रहे हैं उसमें 60 लाख एकड़ ज़मीन है, 60 लाख एकड़ ही कारपोरेट और छोटे किसान इसको देंगे लीज़ पे। जो पिंडी डिवीज़न है, पिंडी डिवीज़न में आप कह लें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और शुगर बीट ये हम करने जा रहे हैं। फिर मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट जो है, मियाँ वाली और बकर और लिया, इस इलाके में शुगर बीट की मतलब चिकंदर की पैदावार को हम प्रमोट करने जा रहे हैं। ये जो एरिया है इसका KPK में पुराना जो आप कह लें और बलूचिस्तान में भी जो पुराना जंगली आलिव है, जैतून है, उसकी ग्राफ्टिंग करके या टॉप वर्किंग करके तो हम उसको फलदार आलिव बना रहे हैं। उसके बेतहाशा करोड़ों दरख्त हैं, करोड़ों दरख्तों में हम काम कर रहे हैं। सो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम फ्यूचर में आलिव के एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। 1,58,000 एकड़ हमने यहाँ पे शंकियारी और अपना हज़ारा डिवीज़न में ऐसा आइडेंटिफाई किया है जिसमें जो चाय की पैदावार के लिए बड़ा मुफीद है। उसका हमने चाय की कंपनियों को बुलाया। हम देख रहे हैं कि किसान को कैसे हम फैसिलिटेट करें कि वो वहाँ पे चाय की प्रोडक्शन करें। प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं वहाँ पे। सो हम चाय की प्रोडक्शन सोयाबीन की दरामद ख़त्म होने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, और ये भी बता दीजिएगा कि मज़ीद किन किन अशिया ऐसी हैं जिनकी दरामद में कमी होने जा रही है? देखिए, एक तो 2 चीज़ों की, एक तो ये कि यहाँ पे 1970 में शुरू हुई थी इंपोर्ट इसकी एडिबल ऑयल की। एडिबल ऑयल की जो 1970 में इंपोर्ट शुरू हर साल 12% के हिसाब से बढ़ रही है और आज तक कोई गवर्नमेंट उसके अरेस्ट नहीं कर सकी। सो हम वी आर द फर्स्ट गवर्नमेंट की जो सक्सेसफुल हुए हैं, इसको आप कह लें, क्योंकि यहाँ पे फेल हो रहा था ये सोयाबीन और आलिव, ये दोनों किसी गवर्नमेंट से सक्सेसफुल नहीं हो सके, रिसर्च नहीं हो सकी। हम दोनों में सक्सेसफुल रहे हैं। जिस तरह आलिव का तो मैंने पहले बता दिया कि इस वक्त 41 लाख दरख्त लग चुके हैं, अगले 2 साल में 1 करोड़ लगेंगे। लेकिन सोयाबीन की जो पहले जो आइडेंटिफाई कर ली हैं हमने वेराइटीज़, अब इसकी सीड प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पे करने जा रहे हैं। हम इसको 2023
2023 में हम जो 1.1 मिलियन टन की हमारी डिमांड है वो हम पूरी कर लेंगे, और फिर उससे आगे ये इसकी डिमांड बड़ी तेज़ी से रही है। तो ये बड़ा वंडर किस्म का फूड है दुनिया का, कि जिसमें ऑयल भी बहुत अच्छा है, जिसमें प्रोटीन मिकदार बहुत ज़्यादा है। ग्रीन प्रोटीन में ये बड़ा ही शानदार पौधा है। इस पौधे की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हमारी फीड जितनी भी है, फ़िश की हो या एनिमल्स की हो या पोल्ट्री की हो, उसके लिए हम $1.1 अरब का मंगवा रहे हैं साला बाहर से, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। लिहाजा हम इसको 2023 और 24 में 2 मिलियन टन तक इसको 2 मिलियन टन तक इसको ले जाएंगे। 2 मिलियन टन जब प्रोडक्शन होती है तो इसका मतलब है कि आगे फिर हम इसकी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर लेंगे, फीड भी और ऑयल में भी अपनी लोकल रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। सो ऑलिव और सोयाबीन, ये 2 पहली चीज़ें होंगी जो हमें सपोर्ट करेंगी एडिबल ऑयल की इंपोर्ट को ख़त्म करने में। और लेटर स्टेज पे आके जो हम लगा रहे हैं, इसके साथ जो आपकी कोस्टल बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट के साथ अगर हम 3 मिलियन दरख्त लगा लें इसके पाम के, तो वो फिर हमारी इंपोर्ट ज़ीरो हो जाती है। वो थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट है, अगले साल हम शुरू करेंगे और इसमें को थोड़ा टाइम लगेगा। मे भी हम मुख्तलिफ अदारों को इसमें शामिल करें, हम करने जा रहे हैं वो। लेकिन जो पहली सक्सेस रही है वो सोयाबीन और ऑलिव। चीमा साहब, ज़राअत में हम खुद कफ़ील होने के बावजूद, ज़राई मुल्क होने के बावजूद, हालिया अरसे में पाकिस्तान की खाने की ज़रूरी अशिया की दरामद जो है वो बढ़ी है, और मुस्तकबिल में ऐसा ना हो इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, डिमांड तो बढ़नी है, ये नहीं हो सकता कि डिमांड ना बढ़े। 48 लाख लोग हर साल बढ़ जाते हैं, फिर लोगों के पास वेल्थ बढ़ रही है। जब वेल्थ बढ़ती है तो आपकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है। मसलन इस वक्त सऊदी अरब की मैं परसों पढ़ रहा था कि उनकी आबादी बढ़ रही है 1.7% के हिसाब से, और उनकी डिमांड जो खुराक की बढ़ रही है 4.6% बढ़ रही है। जब लोगों के पास पैसा आता है तो खाते डिफरेंट किस्म का ज़्यादा खाते हैं, लिहाजा यहाँ पर डिमांड तो बढ़नी है। हमारा काम यह है कि हम परफॉर्म करें, और इंपोर्ट में आप ज़ीरो नहीं होते, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ज़ीरो नहीं होते। आप 22 करोड़ लोगों के लिए मेजर्ड किस्म की नापी तोली खुराक नहीं पैदा कर सकते। अगर आप अच्छी परफॉर्म करेंगे तो आप फूड को एक्सपोर्ट करेंगे, अगर आप बुरा परफॉर्म करेंगे तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हम अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस वक्त $8 बिलियन की इंपोर्ट है, ये आपको कम होती हुई नज़र आएगी, और अल्टीमेटली हम एक्सपोर्ट करेंगे। फूड में कभी भी आप डिफेंसिव ना खेलें। फूड प्रोडक्शन में ये नहीं हो सकता कि आप अपने लिए पैदा करें, या आपने इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है। हम इंशाल्लाह इसको एक्सपोर्ट करेंगे। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। चीमा साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। उम्मीद करते हैं जो दावे किए जा रहे हैं ज़राअत के शोबे में ऐसे जा रहे हैं वो मुकर्रर वक्त में पूरे भी हो जाए। खैर, हमें यहाँ पे वक्त ब्रेक हुआ है, मैं यहाँ पे ब्रेक लेने कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी ख़वातीन की, क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से ज़िंदगी के हर शोबे में अपना मुनफरिद ही मकाम रखती हैं। क्योंकि अगर बात की जाए कराची की 23 साला अरूबा अफरीदी की, तो उन्होंने उन्हीं ख़वातीन में से एक हैं अरूबा फरीदी, जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर का एजाज़ हासिल किया। पहले तो ये उनसे पूछना पड़ेगा ना कि उन्होंने सोचा कैसे, उनको शौक कैसे आया कि जी कि इधर जाया जा सकता है, और क्या कोई मुश्किलात नहीं थी? लोग रोक नहीं रहे थे कि तुमने क्या सोच लिया अरूबा तुमने क्या करना है एरोस्पेस इंजीनियर बन के? खैर, कराची के इलाके गुलशन हदीद की रिहायशी अरूबा, उनके वालिद पाकिस्तान स्टील मिल्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और इंजीनियर्स की फैमिली है ये। तो अरूबा को शामिल गुफ्तगू करेंगे, अरूबा से बात करेंगे। अरूबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये हमें सबसे पहले बताएं कि मुश्किल शोबा है, शौक कैसे पैदा हुआ, कैसे चली गई इस तरफ, बचपन से शौक था? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने का। और मुझे बचपन से शौक़ था, और क्योंकि मैकेनिकल स्किल्स में जो है मुझे मैकेनिकल स्किल्स शुरू से ही बहुत शौक़ था, क्योंकि मैं बाबा के साथ काम करती थी, तो इस वजह से फिर मैंने ट्राई किया कि मैं जहाज़ों की इस फील्ड को ज्वाइन करूँ। अच्छा अरूबा, वैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उनको तो बड़ी मुश्किल होती है, और इंजीनियरिंग का जो शोबा है वो काफ़ी मुश्किल समझा जाता है, और ख़ास तौर पर अगर एरोस्पेस की बात की जाए तो वहाँ तो बहुत सारे लड़कों का रुझान होता है। आपका रुझान इस तरफ कैसे आया, और क्या कोई मुश्किलात भी दरपेश आई, उनसे कैसे निपटी आप?
देखें, लोग तो क्रिटिसाइज़ करते ही हैं और अभी मुझे लाइसेंस के बाद बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये तो अब मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कि जो लोग मुझे मोटिवेट कर दें उन लोगों की बात सुनती हूँ और उसी पे फोकस करती हूँ। और जहाँ तक बात है कि ये मर्दों की फील्ड है, तो मर्दों की फील्ड कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिस पे कि मर्दों का कब्ज़ा हो। ऑब्वियसली जहाँ पर दुनिया में हर जगह ख़वातीन जो है हर फील्ड में इतनी इन है, तो एविएशन भी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर ख़वातीन आ सकती हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रही हैं कि अभी मुझे लाइसेंस के बाद भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कहते क्या हैं वो? आप कौन सी बातें जो आप सुनती हैं जिन पे हंसी आ जाती हो कि भाई ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो तुम? देखिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा होता है तो उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो आजकल जो मैं सुन रही हूँ उसका मसला और ये जो लोगों की सोच इस तरह की हो गई है कि फ़ीमेल है, लाइसेंस ले लिया, जहाँ पर इतने मर्द हजरात हैं एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया। तो ये उनकी अपनी गलती है कि वो इतने सालों में उन्होंने लाइसेंस क्यों नहीं लिया। और जहाँ पर देखा जाए कि मैंने 6 साल जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने इतना टाइम लगाया है, इस सब के पीछे मेरी मेहनत है। अगर आज मैं जिस जगह पर हूँ इस जगह पर इसके पीछे मेरी मेहनत है। तो अगर लोग इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे और आगे बढ़ने वालों को डाउन फील कराते रहेंगे तो इससे कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना। जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं मोस्ट वेलकम, करते रहें और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वो आप उससे जो है ना क्रिटिसाइज़ को इग्नोर करें और आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो आगे बढ़ेंगी। मज़ीद हम भी दुआ करते हैं आप आगे बढ़ें। लेकिन जो ख़वातीन आगे आना चाहती हैं उनको भी मुश्किलात दरपेश आती हैं, जिस तरह आपको भी मुश्किलात पेश आई हैं, तो उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उन्हें भी हिम्मत आप ही की तरह जो है ना कर रखनी चाहिए, ना कि ये जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर ध्यान दें? देखिए, मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊँ, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ प्लान्ड है ना ऑलरेडी, वो आपने फेस करनी है, वो आपकी लाइफ में आएगी। तो अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि अब जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है वो बहुत मुश्किल है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो ये सारी सोच जो है ना आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। अगर आपने कुछ अचीव करना है, लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, तो डेफिनेटली आपने ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ठीक है अरूबा, हमें ये भी बताएं कि आपके अब्बा जो हैं वो खुद इंजीनियर थे। इंजीनियर समझते हैं कि फील्ड वर्क कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो अब्बा ने नहीं समझाया कि फील्ड वर्क बहुत मुश्किल होता है, ना जाओ, क्या करोगी उधर जाके, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तुम आराम करो, कोई और एजुकेशन ले लो? जब बाबा को फील हुआ कि सब लोग इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं और थोड़े से इश्यूज ऐसे होते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं फीमेल्स के लिए, तो मैं घर आके बाबा को कहती थी कि नहीं बस अब मैं छोड़ दूंगी, बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकती। बट बाबा मुझे कंटिन्यूसली कहते थे कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आएंगी, अभी ऐसे बहुत सारे जो है टास्क हैं जो तुम्हें परफॉर्म करने हैं, तुम्हें अचीव करना है। तो बाबा ही मुझे इनकरेज करते थे हर चीज़ के लिए। वो ज़्यादा मोटिवेटेड थे आपसे? अच्छा, जी बिल्कुल, क्योंकि वो खुद भी जो है उन्होंने ही टूल्स हैंडलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई थी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे मेरे फादर ने ही पढ़ाया, तो इस वजह से वो मुझे लेके बहुत मोटिवेट थे। तुम्हें या मुझे या हमारे व्यूअर्स को ये नहीं पता है कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि अरूबा जो है एरोस्पेस इंजीनियर बन गई हैं, काम क्या होता है हमें थोड़ा सा ये भी तो समझाए ना कि ये काम होता क्या है, हम ताकि समझ सकें ये कितना मुश्किल काम है। देखिए, एरोस्पेस इंजीनियर जो है बेसिकली पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पास एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस है और मेंटेनेंस में 2 ट्रेड्स हैं, जो कि एक एरोस्पेस है, इसको आप इस तरह से समझ लें कि ये मैकेनिकल साइड है, और एक एवियोनिक्स है विच इज़ B2, और वो आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक को डील करती है। तो इस तरह से एरोस्पेस इंजीनियर और जितना भी जहाज़ का मैकेनिकल पार्ट है उसको उसकी मेंटेनेंस करना, अगर जैसे किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस आ जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग फ्लाइट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको उसको जो है रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखना होता है जहाज़ को, फिर चाहे वो इंजन हो या फिर वो जहाज़ की बॉडी हो या फिर कोई भी पार्ट ऐसा हो, कोई भी ऐसा कंपोनेंट हो, आपने उसकी मेंटेनेंस देखनी होती है। बिल्कुल। अच्छा अरूबा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ज़रा वो भी हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स के भी, क्योंकि जानना चाहते हैं कि अरूबा इतनी सी उम्र में इतना कुछ कर रही हैं, तो फ्यूचर में फिर क्या करेंगी?
अब फ्यूचर में यही है कि अब जैसे मेरे पास बेसिक लाइसेंस आ गया है तो मैं एक सर्टिफाइड इंजीनियर बनना चाहती हूँ, डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स के कोर्सेज करना चाहती हूँ और मैं एक अच्छी एयरलाइन में एज एन सर्टिफाइड इंजीनियर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाज़ों पे काम करने के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस फील्ड में कंटिन्यू रखूँ इस फील्ड को। ठीक है रूबा, बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, बहुत मुबारक हो आपको और बहुत सारा गुड लक हमारी तरफ से कि आप जिस तरीके से क्रिटिसिज्म को झेलते हुए आगे बढ़ती चली जा रही हैं, आप मजीद आगे बढ़ती चली जाएं और कोई अगर तरक्की कर रहा होता है ना तो उसको तरक्की करने दिया कीजिए। हम लोगों ने भी डिस्कस किया था अपने प्रोग्राम में, लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दें और रूबा के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो जिस पे काम कर रही हैं अल्लाह ताला उसको उन्हें कामयाब करे। ESL के सुल्तान कौन बनेगा? तो जनाब ये तो एक आज फैसला हो जाएगा, लेकिन फैसला कुन मौका आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा और यकीनन चौके और छक्कों की बरसात तो देखने को हमने भी टीम जो है ना वो डिवाइड कर लिया, हमने चुन लिया कि टीम कौन सी है। मुल्तान सुल्तान जो है वो इकरा ने चुन लिया और पेशावर ज़ल्मी जो है मैं पेशावर ज़ल्मी का साथ देने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान जीत जाएगी इंशाल्लाह। ये ट्रॉफी मुझे भी थोड़ा यही है ये इस बार मुल्तान सुल्तान की ट्रॉफी है। और अगर बात की जाए शेख ज़ायद स्टेडियम की अबू धाबी में, दोनों टीम्स पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। सारे फिर 9 बजे लगा के बैठ जाएं टीवी, क्योंकि आज तो बहुत मज़ा आने वाला मैच का। हाँ जी, और पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरे एलिमिनेटर में 8 विकेटों से हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की है और आज जो फाइनल होने जा रहा है अगर मुल्तान सुल्तान जीत जाती है तो एक नया चैंपियन हमें PSL का देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आज जिस वक्त ये लीग ख़त्म हो रही होगी, मैचेस पूरे हो जाएंगे, फातेह का ऐलान कर दिया जाएगा, तो फिर स्टैट्स हमारे सामने जो हैं वो आ गए होंगे। इकरा, क्यों? रीज़न ये है कि हमें पता लग जाएगा कि हमने कौन से लोगों को सेलेक्ट नहीं किया है जिनको करना चाहिए था। लोग क्या राय रख रहे हैं, ज़्यादा सपोर्ट किसको कर रहे हैं, हमने लोगों से बात करने की कोशिश की है कि उनकी फेवरेट टीम कौन सी है, आपको वो सुनाते पाकिस्तान की हैं, तो जो भी जीता तो पाकिस्तान ही है, लेकिन मेरी फेवरेट टीम मुल्तान सुल्तान है। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही हूँ, शेब मलिक मेरा फेवरेट खिलाड़ी है। मुल्तान सुल्तान जो है फाइनल में पहुँच गई है और कप इंशाल्लाह इस बार मुल्तान आएगा। पेशावर के लोग हैं तो इंशाल्लाह ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे और जिस तरह इन्होंने कल बैटिंग की है और जिस तरह बॉलिंग इनकी जो पेस जा रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी है और हम इंशाल्लाह थ्रू आउट इसको सपोर्ट करेंगे। 110% उम्मीद है कि मुल्तान फाइनल जीतेगा। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह फाइनल भी वही जीतेगी। मुल्तान सुल्तान इंशाल्लाह फाइनल का कप लेके आएगी। मुल्तान सुल्तान को ज़्यादा लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन अगर हमारे पेशावर ज़ल्मी का हज़रतुल्लाह ज़ज़ई चल गए ना तो फिर मुल्तान सुल्तान जो मर्जी कर ले, मुल्तान सुल्तान भी इस टाइम जो है ना वो कम, उसका पलड़ा भारी है, बहुत ज़्यादा हल्की टीम नहीं है, हल्का ना लो इस टीम फेवरेट अगर देखा जाए तो शायद मुल्तान सुल्तान ही है, लेकिन हम भी तो उम्मीद पर जो है उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन आज की जो फेवरेट और जो परफॉर्मेंस देखी जाए तो मुल्तान सुल्तान की बहुत बेहतर है। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है अब्दुल गफ्फार साहब। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अब्दुल गफ्फार साहब। इस तरह देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान को इवेंट की अगर स्टार्ट से तो बड़ा कमज़ोर समझा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई अबू धाबी के स्टेडियम में, आप क्या समझते हैं पहली बार फाइनल में पहुंची और इससे अच्छा मौका नहीं होगा उनके पास कि अगर ट्रॉफी ये जीत लेते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को सुबह बखैर। और आई थिंक मैं कहूँगा इकरा के हमजा गुड चॉइस। मैंने भी जो है वो पेशावरी कढ़ाई और चपली कबाब का जो है रात के लिए इंतजाम करके और मुल्तानी सोन हलवा हम थोड़ा सा चख लेंगे जब हम खाने से। बट आई थिंक ऑन सीरियस नोट आई थिंक इकरा एंड हमजा फाइनल आई थिंक 50-50। उसकी वजह यह है कि दोनों डिजर्विंग टीमें फाइनल में आई हैं, बहुत अच्छी तैयारी से इन दोनों ने अपने आखिरी मैचेस खेले हैं। और एक जो मुझे अपनी 12-13 साल की रिपोर्टिंग में, प्रोग्राम करने में, देखने, क्रिकेट समझने में एक चीज सीखी है कि फाइनल में कोई टीम फेवरेट नहीं होती। उसकी वजह है फाइनल के की मोमेंट्स हम देखिए काउंट करेंगे, टॉस काउंट करता है। इरफान ख्वाजा का जो लास्ट टाइम एक अनफॉर्चुनेट रन आउट था, उसने पूरा मैच चेंज किया, किस्मत बहुत काउंट करती है। कोई छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो वॉच आउट फॉर दीज मोमेंट्स के ये 12-13 साल के तजर्बे का निचोड़ है कि आपके फाइनल में हरीफ टीम की गलती हो या आपकी अपनी गलती, वो पूरा मैच चेंज करती है। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमें बहुत जबरदस्त हैं एंड बहुत सारी बेस्ट विशेस है दोनों टीमों के लिए एंड मे द बेस्ट टीम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गफ्फार भाई, ये बता दें कि हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के जो हालात थे वो इतने बेहतर शायद नहीं थे, लेकिन जो ज़ज़ई के आने से हालात मुख्तलिफ हो गए। एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया टीम को कि एक ऐसा बैट्समैन मौजूद है ऊपर जो पूरा मैच बदल सकता है। अगर
आज देखा जाए तो पोटेंशियल बैट्समैन कौन से हैं पेशावर के पास कि जिनको काम करना होगा लाजमी तौर पर? हमजा बिल्कुल डेविड मिलर जैसे इनके पास बड़े खतरनाक प्लेयर थे, आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर वो गए। तो पेशावर ने मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पिक्स की हैं ड्राफ्ट में। अगर आप देखें डेविड मिलर उनके पास थे, और लेकिन जब वो चले गए तो उनके पास हजरतुल्लाह जज़ई जैसा एक छुपा रुस्तम जो है ना वो पड़ा हुआ था, उनके पास मौजूद था। अबरार खेले, अबरार जहाँ जरूरत थी कर वहां पर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा हम ये नहीं देखते कि स्पिनर्स खिलाने हैं ये फास्ट बॉलर, हम ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो दोनों टीमों ने बड़ी कमाल की पिक्स की हैं। अगर हम देखें तो शाहनवाज धानी प्रूव टू बी द रॉक स्टार ऑफ द PSL स्टेक्स। तो उन्होंने कमाल की बॉलिंग की। और थिंक टैंक तो देखिए हम दोनों जानिब, एक दफा एक जानिब एंटी फ्लेवर कैरन सैमी 2 मरतबा का वाहिद कप्तान है जिसने वर्ल्ड T20 अपनी टीम को जितवाया वेस्ट इंडीज को। फिर पेशावर ज़ल्मी को जिता चुके, फ्रॉम द डे 1 मौजूद हैं। उनके साथ मोहम्मद अकरम, फिर ग्रेट इंजमामुल हक भी उनके पास थिंक टैंक में बैठे हुए। तो मुझे तो लगता है कि इस आज फाइनल के अंदर भी इस मैनेजमेंट का भी बड़ा अच्छा इम्तिहान होगा दोनों का कि कौन से सिपाही उतारते हैं, जो कि यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी क्या चेंजेस आपने देखा होगा हमसा कि उन्होंने अबरार को खिलाया, अचानक से उस्मान खालिद, फिर हमने देखा कि अमाद बट भी इकरा खेले हैं जिन्होंने पहला खेला था लास्ट टाइम। हजरतुल्लाह जज़ई तो ऑब्वियसली तो ज़लज़ला लेकर आ गए टूर्नामेंट के अंदर। सही। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, जिस तरह से हम देखते हैं अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें, वो तो हमने काफ़ी दफ़ा देखा कि फ़ाइनल में आई है, आ चुकी है, खेल चुके हैं फ़ाइनल। लेकिन मुल्तान सुल्तान जो कि पहली बार आ रहे हैं फ़ाइनल में और अब खेलेंगे भी फ़ाइनल, लेकिन आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में प्रेशर किस टीम पर ज़्यादा बिल्ट होगा, मुल्तान सुल्तान या पेशावर ज़ल्मी? देखिए मेरे ख्याल में अगर कोई ये कहेगा ना इस वक्त के प्रेशर नहीं है तो मेरे ख्याल में झूठ बोल रहा है। इतना बड़ा फाइनल है, इसका प्रेशर होना ही है, दोनों टीमों पर है। शायद कह सकती हैं कि पेशावर ज़ल्मी चूंकि चौथा फाइनल खेल रहे हैं, एक दफा टाइटल जीते हुए हैं, तो उनके मैनेजमेंट में जो लोग हैं, ये जो कामरान वहाब और बहुत सारे प्लेयर उमैद आसिफ जो पहले फाइनल्स खेले हुए हैं, तो उनके लिए एक एक्सपीरियंस जरूर है। बट याद रखिए कि ये जो T20 के सारे प्लेयर्स हैं ये दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलते हैं। आई होप कि कहीं ना कहीं किसी ने कोई फाइनल खेला होगा एज अ बंच। यकीनी तौर पर मुल्तान सुल्तान के लिए पहला फाइनल मौजूद है, थोड़े नर्व्स भी होंगे, बट जैसे ही टॉस होगा ना इकरा, जब पहली बॉल फेंकी जा रही होगी, आई थिंक वो सब चीजें पीछे रह जाएंगी, फिर खेल पे फोकस होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे हमेशा से फाइनल्स के अंदर इन की मोमेंट्स का बड़ा जो है ना दखल दिखाई देता है। टॉस कौन जीतेगा, आप 11 क्या खेलते हैं और आपकी प्लानिंग क्या है इस फाइनल के लिए, ये भी बहुत मैटर करेगा। अच्छा ठीक है, इंजमामुल हक ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज हम फाइनल में क्या देख रहे हैं? क्या हैदर वापस आ रहे होंगे या इमाम को चांस मिल रहा होगा? वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था, उन्होंने कहा देखें हैदर हमारा अच्छा प्लेयर है, हो जाता है कभी कभी आपकी फॉर्म नहीं होती, बट स्टिल ही इज अ मैच विनर फॉर मी। अगर आप मेरी राय पूछें और थोड़ा सा अगर मैं सेंस करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि पेशावर ज़ल्मी को जो इस्लामाबाद से जीतने वाली टीम है उसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत है। एक तब्दीली की कर सकते हैं अगर चाहें तो, वो किसी एक मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर की जगह अगर किसी स्पिनर को खिला लेंगे तो इनका अटैक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 5 फास्ट बॉलर खिलाए थे, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का मिडल ऑर्डर है, आसिफ अली, इफ्तिखार और इसी तरह अगर हम बात करें उनके दीगर हुसैन तलत की, वो स्पिनर से बहुत अच्छा चार्ज करते हैं। ठीक है, आज का दिन ही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। बात कर लेते हैं क्योंकि इंडिया जो है उसको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। वैसे अगर देखा जाए तो हमसा इंडिया तो इस टाइम जो उसके तज्जियाकारों को ले लें, उनके क्रिकेटर्स को देख लें, वो सभी मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि ये चैंपियनशिप तो वही जीतेंगे। अब्दुल गफ्फार साहब से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि शामिल गुफ्तगू करते हैं इकरा इसमें, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड ने खेल पेश किया है, आप देखें कि बारिश 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 और फिर भी जितना महदूद खेल वो खेल सके हैं उन्होंने आउट क्लास कर दिया है इंडिया को। जी गफ्फार भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने तो चारों शाने चित कर दिया, हुआ क्या इंडिया के साथ? सबसे पहले तो न्यूजीलैंड को बहुत बहुत मुबारक और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बिल्कुल। और दूसरी बात, आई थिंक 2015 का वर्ल्ड कप का फाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया से इन ऑस्ट्रेलिया, फिर 2019 में इंग्लैंड से हारे उनके मुल्क के अंदर। तो आई थिंक इससे ज्यादा डिजर्विंग कोई टीम थी नहीं जो चाहती थी कि चैंपियंस ट्रॉफी टेस्ट चैंपियनशिप जीते, क्योंकि दुनिया के बहुत ही नाइसेस्ट हम्बल तरीन टीम में आती है। फिर उनके कप्तान केन विलियमसन, और आई थिंक एक टैक्टिकल डिसीजन जिसने इंडिया को पूरे मैच को कॉस्ट किया वो ये था कि आपने एक ओवरकास्ट कंडीशन
और एक ऐसे ट्रैक जिसको ओवर का कंडीशन में बॉलर्स को सूट करना था, फास्ट बॉलर्स को, आपने 2 स्पिनर खिला दिए। चले अश्विन का समझ में आता है कि आपने एक स्पिनर खिलाया था, बट जडेजा को भी खिला दिया। आई थिंक ये बड़े डिफेंसिव और बड़ी पुअर प्लानिंग थी इंडिया की मेरे ख्याल में, क्योंकि एक ऐसी पिच पर जहां डोमिनेट ही 6 दिन बारिश नहीं करना था और नतीजा भुवनेश्वर होने चाहिए थे टीम का हिस्सा। देखिए वो बिल्कुल होने चाहिए, वो भुवनेश्वर कुमार तो ऑब्वियसली होने ही चाहिए थे, बट उनके स्क्वाड के अंदर देखे ना शार्दुल ठाकुर मौजूद नहीं थे, वाशिंगटन सुंदर, ये 2 वो प्लेयर हैं हमजा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलराउंड डिस्प्ले किया था और अपनी टीम को जितवाया था। विराट कोहली के लिए आई थिंक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया यहाँ पर, क्योंकि वो मुसलसल आईसीसी के फाइनल हार रहे हैं, धोनी को लोग याद करते हैं। अब तो ये भी बातें हमजा शुरू हो गई हैं कि रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस को 5 मरतबा चैंपियन बना चुके हैं, क्या उन्हें कोई एक T20 की कप्तानी सौंप दी जाए? तो आई थिंक ये होता है किस्मत। देखें विराट कोहली, वो कहते हैं ना हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, उनकी क्या धाक है, बहुत जबरदस्त मैच फिनिशर है। बट अब किस्मत का क्या करें कि जब भी कप्तान बनते हैं, कप्तान है, जब भी टीम को फाइनल में लेके आते हैं टीम हार जाती है, और ये मुसलसल दूसरी तीसरी मरतबा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में भी हमजा जो उनकी टीम जीती थी इतनी बड़ी सीरीज, उसमें भी विराट कोहली कप्तान नहीं थे, वो वापस आ चुके हुए थे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो पैदा हो गया। बट न्यूजीलैंड आई थिंक प्रीटी मच डिजर्व, और मुझे तो बहुत खुशी हुई जब केन विलियमसन और रॉस टेलर ने फिटिंगली इस मैच को फिनिश किया, और उन दोनों की बात है न्यूजीलैंड। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, जिस तरह से विराट कोहली की बात कर रहे हैं, क्या उनकी कप्तानी को भी कोई खतरा लाहक हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो फाइनल्स और सेमीफाइनल्स इस तरह के इवेंट्स आए हैं उसमें भारत मुसलसल हारता है। 2013 की अगर बात की जाए तो तभी से 6 इवेंट्स ऐसे खेले जिसमें फाइनल और सेमीफाइनल्स में भारत मुसलसल हारा है। कहीं आप ये तो नहीं देखते कि जनूबी अफ्रीका की तरह भारत पे भी कोई टैग लग जाए, उसका जिस तरह से टैग लग गया था ना, चॉकिंग का टैग लगा था? बिल्कुल जी आपने चौकर्स कह ही दिया। चले चॉकिंग का टैग बिल्कुल देखिए आप खिलाएंगे, अगर आप अच्छी टीम होते हैं और फिर ही आप फाइनल आते हैं तभी तो आपको चौकर्स कहा जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका का भी प्रॉब्लम था। पूरे साल बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है, पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेलनी है, बट जहां नॉकआउट मैच आएगा वहीं हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये है एक चौकस का टैग। लेकिन जहाँ तक विराट कोहली की कप्तानी की आप बात कर रही है, मेरे ख्याल में इस साल चूंकि वर्ल्ड T20 भारत में नहीं भी हुआ, तो भारत ऑब्वियसली यूएई में होस्ट करेगा। दैट इज गोइंग टू बी अ लिटमस टेस्ट, क्योंकि अगर विराट कोहली यहाँ एक्सपेक्टेशन बहुत होंगी, अगर यहाँ भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो मुझे लगता है मेरी जाती राय में भी, क्योंकि रोहित शर्मा एक उससे उनकी तरह की बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, उतना ही बड़ा नाम है। बिल्कुल ठीक है, खतरा भी हो सकता है, रोहित को चांस भी मिल सकता है। गफ्फार भी बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान का अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीत ली। आज PSL का फाइनल कौन जीतेगा वो भी आज हम देख लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।